पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस इलियट पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सभी एमसीक्यूज हमने एस के अरोरा वाली बुक से उठाए हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बोला गया है कि व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट्स एंसेस्टर्स माइग्रेट टू अमेरिका, यानी कि इलियट के पूर्वज एंसेस्टर कब और कहां से अमेरिका आए। तो इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सन 1668 में इंग्लैंड से समरसेट शायर के ईस्ट कॉकर से। यानी कि ए ऑप्शन को जब आप पढ़ोगे, इन कब आए थे, टीएस इलियट के जो पूर्वज थे वो कब आए थे, पहले तो इसका आंसर देना है। तो 1668 में आए थे। कहां से आए थे? तो इंग्लैंड के समरसेट शायर के ईस्ट कॉकर से। कहां आए थे? अमेरिका के लिए, है ना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। यानी कि ये इंग्लैंड से अमेरिका आए थे, और इंग्लैंड एक देश है, इसमें समरसेट शायर एक प्रांत है और ईस्ट कॉकर एक छोटी सी जगह है, ठीक है, जहां ये रहते थे। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है इन 19 इलियट वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर। बोला गया है कि सन 1900 में इलियट ने किस विषय में स्वर्ण पदक जीता था? तो लैटिन भाषा में जीता था, ठीक है। किस में जीता था? लैटिन भाषा में। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियट परस्यू अ कोर्स ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर। बोला गया है कि इलियट ने भाषा और साहित्य मतलब क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने। कहां से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथे नंबर का। बोला गया है कि इलियट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टू टीचर्स, वन ऑफ देम वाज जॉर्ज संटाना एंड अदर वाज। पहला बोला गया है कि इलियट अपने दो शिक्षकों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पहले का नाम क्या था? उनमें से एक का नाम जॉर्ज संतियाना था और दूसरे का नाम आपको बताना है। तो इरविंग बेबिट, इरविंग बेबिट, ठीक है। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का। बोला गया है कि द रीडिंग ऑफ ऑथर सिमोन्स द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन द पोइट्री ऑफ। यानी कि आर्थर सिमोन्स की पुस्तक है जिसका नाम है द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। पढ़ने से इलियट की रुचि किस कवि की कविता में बढ़ी थी? तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, लाफॉर्गो, ठीक है। लाफॉर्गो अब फ्रेंच सिंबलिस्ट थे, एक फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि थे, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। एक बार फिर समझ लीजिएगा। आर्थर सिमोन्स की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। पढ़ने से इलियट की रुचि किस कवि की कविता को पढ़ने में बढ़ी थी? तो लाफार्गो एक फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि थे, यानी कि फ्रेंच सिंबलिस्ट थे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन डिड टीएस इलियट गेट हिज डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। बोला गया है टीएस इलियट ने स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री कब प्राप्त की थी? तो 1910 में फ्रॉम हार्वर्ड। कहां से? 1910 में फ्रॉम हार्वर्ड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ बिम्पर, दीज लाइन अपीयर्स इन। बोला गया है दुनिया का अंत इस तरह होगा। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स। कैसे होगा? नॉट विद अ बैंग बट अ बिम्पर, धमाके के साथ नहीं, बैंग का मतलब धमाके के साथ नहीं, बल्कि धीमी सिसकी के साथ होगा। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना में आती हैं आपको ये बताना है। तो ये हालोमैन की लाइनें हैं। हालोमैन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया का अंत इस तरह होता है, धमाके का साथ नहीं बल्कि एक धीमी सिसकी के साथ। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है 8वें नंबर पे कि वेयर डू दीज लाइन अपीयर, टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेन्ड इन टाइम फ्यूचर, द टाइम फ्यूचर कंटेन्ड इन टाइम पास्ट। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्तमान समय और भूतकाल, यानी कि टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट।
एक तो वर्तमान समय की बात कर ली और दूसरा पास्ट यानी कि भूतकाल की बात कर ली। दोनों ही, वर्तमान और भूतकाल दोनों भविष्य में समाहित हैं, यानी कि फ्यूचर में कंटेंट है, समाहित हैं, और भविष्य भी भूतकाल में समाहित है। आगे लाइन में क्या कहा गया, एंड फ्यूचर कंटेंट इन द टाइम ऑफ पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हर एक चीज, हर एक टाइम जो है वो डिपेंड है, वर्तमान और भूत भविष्य पर डिपेंड है, और जो भविष्य है वो भूतकाल में समाहित है। ठीक है ना। ये लाइनें कहां से, फोर क्वाड्रेट्स से हैं, तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, फोर क्वाड्रेट। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस एंड यू ओनली अल्टरनेट बिटवीन फ्यूटाइल स्पेकुलेशन एंड अनकंसिडर्ड एक्टिंग फ्रॉम विच ड्रामा हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। बोला गया है, आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस, मैंने तुम्हें चुनाव करने की पावर दी है, शक्ति दी है, एंड यू ओनली अल्टरनेट, लेकिन तुम केवल बिटवीन फ्यूटाइल स्पेकुलेशन एंड अनकंसिडर्ड एक्टिंग, और तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम केवल बेकार सोच विचार और बिना सोचे समझे किए गए कार्य के बीच झूलते रहते हो। ये जो लाइनें हैं वो दी रॉक की हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा दी रॉक, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा दी रॉक। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10 नंबर पे बोला गया है कि एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ एंड ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बेस्ट लैंड की हैं। सूखा पेड़ कोई छाया नहीं देता, झींगुर कोई राहत नहीं देता, और सूखे पत्थरों से पानी की कोई आवाज नहीं आती। ये कहाँ की है, दी बेस्ट लैंड की है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पे, बोला गया है, ओ द मून shone bright on Mrs. Potter and on her daughter, they washed their feet in soda water। ये जो एक्सर्प है वो कहां से लिया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहले जरा इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझो। ओ मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पॉटर, ओह चांद जो है, मून का मतलब क्या होता है, चांद, मिसेस पॉटर पर तेजी से चमक रहा था, एंड ऑन हर डॉटर, और उसकी बेटी पर भी, दे वॉश देयर फीट ऑन इन सोडा वाटर, और वे अपने पैर सोडा पानी से धो रही थी। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये पंक्तियां एक हल्के और व्यंग्यात्मक, यानी कि कुछ हद तक अश्लील लोकगीत जैसी ध्वनि देती हैं, और इलियट यहाँ पर समाज की गिरती नैतिकता और खोखलेपन को दिखाते हैं इन लाइनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये लाइनें कहाँ की हैं, आप पहले तो ये बता दो, तो ये लाइनें भी हमारी वेस्टलैंड की हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर पे बोला गया है, टेनेंट्स ऑफ द हाउस थॉट ऑफ अ ड्राई रेन इन ड्राई सीजन। टेनेंट्स ऑफ द हाउस का मतलब होता है घर में रहने वाले किराएदार। थॉट्स ऑफ अ ड्राई रेन इन अ ड्राई सीजन का मतलब होता है सूखे मौसम में, सूखे यानी कि निर्जीव दिमाग के विचार। सूखा दिमाग और सूखा मौसम मतलब मानसिक और भावनात्मक खालीपन को दर्शाते हैं। इलियट मानव जीवन की नीरसता और शून्यता को यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये लाइनें जो हैं वो जॉनसन में आती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर पे बोला गया है, who enjoyed his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century। किसने टीएस इलियट को 20th सेंचुरी का छोटा यानी कि कम महत्व का कवि कहकर अपनी प्रतिष्ठा खराब कर ली। यानी कि कुछ आलोचकों ने कुछ क्रिटिसाइजर थे ऐसे कि इलियट के महत्व को कम आंका, लेकिन बाद में ये विचार गलत साबित हुआ। तो ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने इलियट को 20th सेंचुरी का सबसे कम महत्व वाला या सबसे छोटा कवि कहकर अपनी प्रतिष्ठा खराब कर ली थी, वो थे डेविड डचेज। ए ऑप्शन हो जाएगा डेविड डचेज। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु डिक्लेयर्स हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन। यानी कि किसने स्वयं को साहित्य में क्लासिकलवादी, राजनीति में स्वतंत्रवादी और धर्म में एंग्लो कैथोलिक कहा। तो इलियट का ये बहुत प्रसिद्ध कथन है जिसमें उन्होंने अपने विचारों और विश्वासों को स्पष्ट किया था। कौन थे, टीएस इलियट स्वयं थे, जिन्होंने अपने आप को क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन ये सब बोला था। ठीक है, अगला 15 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर पे बोला गया है,
कि इंग्लिश पोएट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय इलियट हुज ओपिनियन इज दिस। इलियट ने इलियट के अमूल्य कार्य के बिना, इनके कार्य इतने इंपॉर्टेंट थे जिनका कोई मूल्य नहीं था, बिल्कुल अमूल्य थे। तो इलियट के अमूल्य कार्य के बिना अंग्रेजी कविता का कोई भविष्य नहीं होता। ये किसका मत है? यानी कि ये कथन इलियट के साहित्यिक में अत्यधिक योगदान को दर्शाता है। और ये जो स्टेटमेंट बोला गया वो फ्रैंक करमोड के द्वारा बोला गया था। फ्रैंक करमोड, बी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है इलियट डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नोन एज द। इलियट ने साहित्य जगत पर डोमिनेट किया, प्रभुत्व स्थापित किया और उन्हें किस नाम से जाना गया? इसके बाद उनको रसेल स्क्वायर का पोप बोला गया था। क्या बोला गया? आप पोप, सॉरी पोप ऑफ रसेल स्क्वायर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। रसेल स्क्वायर क्या है? लंदन से जुड़ा एक उपनाम है, इलियट की साहित्यिक सत्ता को दर्शाता है। ध्यान बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा। लंदन से जुड़ा हुआ एक उपनाम है टीएस इलियट का, रसेल स्क्वायर, ठीक है, जो कि उनकी साहित्यिक सत्ता को दर्शाता था। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, और 17 नंबर पे क्या बोला गया है? द लैंप स्प्यूटर्ड, द लैंप मटर्ड इन द डार्क, द लैंप हैम्ड, दिस म्यूजिकल लाइन अपीयर्स इन द पोएम। बोला गया द लैंप स्प्यूटर्ड, यानी कि स्प्यूटर्ड का मतलब होता है टिमटिमाना। जो लैंप है, दीपक है, वो टिमटिमा रहा था। द लैंप मटर्ड इन द डार्क, मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, अंधेरे में दीपक बड़बड़ा रहा था। द लैंप हैम्ड, दीपक गुनगुना रहा था। मतलब ये जो पंक्तियां ना वो शहर के अकेलेपन और उदासी को संगीतात्मक ढंग से व्यक्त करती हैं। और रैप्सोडी, किसको? रैप्सोडी, यानी कि ये जो लाइनें हैं, म्यूजिकल लाइनें हैं, वो कहां से आती हैं? रैप्सोडी की हैं। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर पे? बोला गया है जेरोनसन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरोन विच मीन्स। जेरोनसन शब्द ग्रीक शब्द जेरोन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जेरोन का मीनिंग होता है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ओल्ड मैन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पे क्या बोला गया है? 19 नंबर पे बोला गया है इन द टाइटल स्वेनी अमंग द नाइटिंगेल्स, द वर्ड नाइटिंगेल्स इज यूज्ड एज स्लैंग व्हिच मींस। यहाँ पे स्वेनी अमंग द नाइटिंगेल्स में नाइटिंगेल शब्द का स्लैंग, स्लैंग का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, क्या है? तो यहाँ नाइटिंगेल का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूट्स के मीनिंग में। इसका स्लैंग अर्थ क्या है? प्रोस्टिट्यूट। अगला 20 नंबर पे टायरेसियस इन द वेस्टलैंड एज। वेस्टलैंड में टायरेसियस कौन है? टायरेसियस एक ऐसा पात्र है जो पुरुष और स्त्री दोनों अनुभवों से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों लिंगों वाला है, आधा पुरुष है आधा स्त्री है। तो हम कहां जाएंगे? ए ऑप्शन पर जाएंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, दोनों लिंगों वाला। अगला क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे विच फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में इलियट ने कौन सी फॉर्म, यानी कि किस काव्य रूप का प्रयोग किया है? तो फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब होता है जहां कोई निश्चित छंद या तुक कविता में ना हो, मतलब फ्री वर्स, नो मीटर नो राइम, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर पे। बोला गया व्हाट इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द प्लेज ऑफ इलियट। इलियट के नाटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इलियट के नाटकों में, यानी कि पात्रों के सामने चुनाव, चॉइस की जो स्थिति होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो क्या ए ऑप्शन पर हम जाएंगे। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि 23 नंबर में हैरी, एमी, अगाथा, मैरी और द कैरेक्टर्स हु अपीयर इन, ये किस में आते हैं? तो ये फैमिली रीयूनियन में आते हैं। किस में आते हैं? फैमिली रीयूनियन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा सी, द फैमिली रीयूनियन। हैरी जो होता है वो नाटक का मुख्य पात्र होता है, एक परेशान और मानसिक संघर्ष से गुजरता हुआ व्यक्ति दिखाया जाता है। एमी जो है वो हैरी की मां दिखाई जाती है। अगाथा जो है वो उसकी मौसी, यानी कि थोड़ी महत्वपूर्ण तो होती है लेकिन रहस्यमय भूमिका निभाती है।
मैरी परिवार की सदस्य, ये सभी पात्र एक ही नाटक में आते हैं, हैरी, एमी, अगाथा, मैरी, किसमें? दी फैमिली रीयूनियन में। सी ऑप्शन पर जाएंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर पे बोला गया है टू रेस्ट इन योर ओन सफरिंग इज एवेशन ऑफ सफरिंग, वी मस्ट लर्न टू सफर मोर। यानी कि दी रेस्ट इन योर ओन सफरिंग, अपने दुख में ही पड़े रहना, सिर्फ अपना ही दुख, बस हमें ये दिक्कत है, हमको वो दिक्कत है, उसी को बोलते हैं टू रेस्ट इन योर ओन सफरिंग, अपने दुख में ही पड़े रहना। इज एवेशन ऑफ सफरिंग, यह दुख से भागना, यानी कि सच्चा सामना नहीं करना, दुख से सच्चाई का सामना नहीं करना। वी मस्ट लर्न टू सफर मोर, हमें और अधिक सहना सीखना चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक विकास के लिए एक गहरी दार्शनिक बात है कि हमें दुख में ही पड़े रहना, दुख से भागना है और हमें अधिक दुख सहना सीखना चाहिए। ये किसने कहा और कहां कहा? तो अगाथा में फैमिली रीयूनियन जो है, अगाथा द्वारा बोली गई लाइनें हैं और फैमिली रीयूनियन में बोली जाती हैं कि अपने दुख में ही पड़े रहना, दुख से भागना, हमें अधिक दुख सहना सीखना चाहिए, ये सब चीजें। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है 25 नंबर पे, आई डोंट नो वेरी मच एंड एज आई गेट ओल्डर आई एम कमिंग टू थिंक हाउ लिटिल आई हैव एवर नोन, दीज लाइन्स आर अटर्ड बाई। बोला गया है आई डोंट नो वेरी मच, मैं बहुत कम जानता हूं। आई डोंट नो वेरी मच, मैं बहुत कम जानता हूं। एज आई गेट ओल्डर, जैसे जैसे मैं बूढ़ा या बूढ़ा हो रहा हूं। हाउ ओल्ड आई हैव एवर नोन, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा बहुत कम ही जाना है। ये आत्म स्वीकार और अनुभव का भाव इसमें नजर आता है इन लाइनों में। वो कहने का मतलब ये है टीएस एलियट का कि मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूं और जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा बहुत कम ही जाना है। ये एमी के द्वारा बोला जाता है फैमिली रीयूनियन में, ठीक है, एमी के द्वारा बोला जाता है फैमिली रीयूनियन में। तो कहा? ए ऑप्शन पर जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? लव कंपेल्स क्रुएलिटी टू दोज हु डोंट अंडरस्टैंड लव। लव कंपेल्स क्रुएलिटी का मतलब होता है प्रेम कभी कभी कठोरता यानी कि क्रूरता के लिए मजबूर करता है। टू टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड लव, खासकर उन लोगों के प्रति जो प्रेम को समझ नहीं पाते। यानी कि यहाँ प्रेम का जटिल और विरोधाभासी रूप दिखाया गया है। प्रेम उन लोगों के प्रति कठोरता करने को मजबूर करता है जो प्रेम को नहीं समझते। ये लाइनें भी फैमिली रियूनियन से आती हैं, तभी तो कभी कभी खबरें आती हैं कि प्रेम में पड़े हुए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बदला लिया। ये लाइनें उन पर को, या प्रेम में पड़ी हुई प्रेमिका ने अपने प्रेमी से बदला लिया। तो मतलब ये लाइनें वहीं से आती हैं कि प्रेम कभी कभी कठोरता यानी कि क्रूरता करने के लिए मजबूर हो जाता है, खासकर उन लोगों के प्रति जो प्रेम को समझ नहीं पाते, है ना। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया एमी कंप्लेन्स, जो एमी होती है वो कंप्लेन्स करती है एंड अक्यूजेस हर सिस्टर अगाथा सेइंग 35 years ago you took my husband from me and now you take my son। एमी कंप्लेन्स एंड अक्यूजेस, एमी शिकायत करती है और अक्यूजेस का मतलब होता है आरोप लगाती है। हिज सिस्टर अगाथा, अपनी बहन अगाथा पर। 35 ईयर एगो यानी कि 35 साल पहले, यू टुक माई हस्बैंड फ्रॉम मी, तुमने मेरा पति मुझसे छीन लिया। नाउ यू टेक माई सन, अब तुम मेरा बेटा भी छीन रही हो। ये परिवार के भीतर गहरे तनाव को दिखाया गया है इन लाइनों में। तो जो एमी है वो अपनी बहन अगाथा पर आरोप लगाते हुए कहती है कि 35 साल पहले तुमने मेरा पति मुझसे छीन लिया था और अब तुम मेरा बेटा भी छीन रही हो। यानी कि ये दोनों बहनें किस नाटक में आती हैं? एमी और अगाथा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये दोनों बहनें जो हैं वो किस में आती हैं? फैमिली रीयूनियन में आती हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, फैमिली रीयूनियन। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 28 नंबर पे बोला गया है कि हु हैज यूज द ग्रीक ओरेस्ट्स myth and the Greek conception of the Furies as the basis of his play The Family Reunion। अब देखो यहाँ पर ओरेस्ट्स की बात की गई है, तो ओरेस्ट्स की एक कहानी होती है, ग्रीक ओरेस्ट्स मिथ, यूनानी मिथक है ये, ठीक है। फ्यूरीज का मतलब होता है प्रतिशोध लेने वाली देवियां, ऐसी देवी जो प्रतिशोध लेने वाली हो। बेसिस ऑफ हिज प्ले यानी कि अपने नाटक का आधार बनाया। इलियट, जो टीएस इलियट हैं,
इन्होंने प्राचीन यूनानी विचारों को आधुनिक नाटक में प्रयोग किया और तब लेखक ने द फैमिली रियूनियन नाटक के लिए यूनानी ओरेस्ट्स, मिथिक और फ्यूरीज की अवधारणा का भी उपयोग किया। ये वहीं से है, तो टीएस इलियट के द्वारा इनका उपयोग किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का क्वेश्चन है द फैमिली रियूनियन इज, ये जो फैमिली रियूनियन है ये क्या है? तो ये एक पोएटिक प्ले है, यानी कि काव्य नाटक है। किस प्रकार का नाटक है? तो आपको यही बताना है, पोएटिक प्ले है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है मर्डर इन कैथेड्रल रेफर्स टू द मर्डर ऑफ द आर्क बिशप, हु इज ही? अगर हम मर्डर इन कैथेड्रल की बात करें तो इसमें मर्डर दिखाया जाता है एक आर्क बिशप का। वो आर्क बिशप कौन है? आंसर आपको ये करना है। तो आर्क बिशप कौन होता है? चर्च के सबसे उच्च पद जो होता है चर्च का, उसको हम आर्क बिशप कहते हैं। ये उस समय की एक ऐतिहासिक घटना है। और वो आर्क बिशप यानी कि उस चर्च के उच्च पद पर उस समय कौन व्यक्ति बैठा हुआ था? थॉमस बकेट। तो उनकी हत्या जो है चर्च में ही हो गई थी। तो जो मर्डर इन कैथेड्रल है और इसमें जिस आर्क बिशप की हत्या का वर्णन है वो कौन है? थॉमस बकेट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थॉमस बकेट की ही मर्डर इन कैथेड्रल में मर्डर कर दिया जाता है। यही आर्क बिशप के पद पर तैनात होते हैं उस समय। ठीक है, थॉमस बकेट। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है दी फोर नाइट्स एंड फोर टेम्पटर्स अपीयर्स इन। फोर नाइट और फोर टेम्पटर्स किसमें नजर आते हैं? फोर नाइट्स का मतलब होता है चार सैनिक जो हत्या करते हैं। फोर टेम्पटर्स का मतलब है चार प्रलोभन देने वाले पात्र, यानी कि ये दोनों एक ही नाटक में दिखाई देते हैं। चार सैनिक नाइट्स, चार प्रलोभक यानी कि टेम्पटर्स किस नाटक में आते हैं? तो मर्डर इन कैथेड्रल में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया डेस्टिनी बेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन हु स्पीक दीज लाइन्स। इन लाइनों को कौन बोलता है? और ये भी फेमस लाइनें हैं कि डेस्टिनी बेट्स, भाग्य निर्भर करता है, प्रतीक्षा करता है, इन द हैंड्स ऑफ गॉड, भगवान के हाथों में, नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन कौन होते हैं? राजनेता होते हैं, यानी कि राजनेताओं के हाथों में नहीं। ये बताता है कि अंतिम निर्णय ईश्वर के पास है, ना कि मनुष्यों के पास। भाग्य भगवान के हाथों में है, राजनेताओं के हाथों में नहीं। ये कहने वाले कौन होते हैं? तो दी कोरस, मर्डर इन कैथेड्रल में ही दी कोरस के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला जाता है। सी ऑप्शन। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है 33 नंबर पे दैट एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग इज एक्शन नाइदर डज द एजेंट सफर नॉर द पेशेंट एक्ट। एक्टिंग इज सफरिंग का मतलब कर्म करना ही दुख है, और सफरिंग इज एक्शन का मतलब दुख सहना भी कर्म, एक कर्म है। ठीक है, नाइदर डज द एजेंट सफर, जो कार्य करता है वो वास्तव में दुख नहीं सहता, नॉर द पेशेंट एक्ट, और जो दुख सहता है वह वास्तव में कुछ करता नहीं है। ये एक दार्शनिक विचार है, कर्म और दुख के संबंधों को समझाता है। इन लाइनों में बस इतनी बात बोली गई है, और ये भी लाइनें जो है कोरस के द्वारा बोली जाती हैं कि कर्म को प्रधानता प्रदान की गई है। अगर आप कर्म करोगे तो आपको दुख नहीं सहना पड़ेगा, और अगर आप कर्म अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको दुख सहना पड़ेगा। बस यही बात बोली गई है कि कर्म करना ही दुख है और दुख सहना ही कर्म है। ना तो कर्म करने वाला वास्तव में दुख सहता है और ना ही सहने वाला वास्तव में कुछ करता है। ठीक है, तो दी कोरस के द्वारा इन लाइनों को बोला गया है बड़ा टफ लैंग्वेज में। ठीक है, अगला 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मैट्रीडम इज द थीम ऑफ। जो मैट्रीडम है, मैट्रीडम का मतलब होता है बलिदान दे देना या शहादत दे देना। बोला गया ये थीम किसकी है? तो ये उस नाटक की थीम है जिसमें एक धार्मिक व्यक्ति अपने विश्वास के लिए मरता है, शहादत दे देता है, बलिदान दे देता है। तो बलिदान किस रचना का मुख्य थीम है? मर्डर इन कैथेड्रल का जो मुख्य थीम है वो मैट्रीडम है। मर्डर इन कैथेड्रल, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर पे बोला गया है द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड अप ऑफ टू स्टोरीज, हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू। बोला गया है कि जो प्लॉट है, प्लॉट इज मेड अप ऑफ टू स्टोरीज, यानी कि जो कहानी है वो दो भागों से मिलकर बनी है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जो दोनों को जोड़ता है। सर हेनरी हारकोर्ट रेली, फिर रिपीट करता हूं नाम, एक सर हेनरी हारकोर्ट रेली, ए ऑप्शन। ये दोनों कहानियों को जोड़ने वाला पात्र है, यानी कि कॉकटेल पार्टी में
कॉकटेल पार्टी की जो कहानी है वो दो भागों से बनी है और इन दोनों को जोड़ने वाला पात्र जो है वो कौन है? सर हेनरी हारकोर्ट रैली। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला गया इन विच पोएटिक प्ले ऑफ इलियट इज देयर नो कोरस और नो घोस्ट। नो कोरस का मतलब कोई कोरस नहीं है, कोई समूह नहीं है। कोरस से मतलब होता है समूह, गान या समूह, समूह में चीजें। नो घोस्ट का मतलब कोई भूत यानी कि कोई आत्मा पात्र नहीं है। तो इलियट के अन्य नाटकों से अलग विशेषता है, मतलब इलियट के किस काव्य नाटक में ना तो कोई कोरस है और ना ही कोई भूत है, तो वो कॉकटेल पार्टी है जिसमें इन्होंने ना तो किसी कोरस का इस्तेमाल किया और ना ही भूत का इस्तेमाल किया। कॉकटेल पार्टी ए ऑप्शन होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? बोला गया है 37 नंबर पे कि टू पीपल हु नो दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, रीडिंग चिल्ड्रन whom they do not understand and who will never understand them। अब टू पीपल हु नो दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, टू पीपल से मतलब दो लोग जो जानते हैं कि वे एक दूसरे को नहीं समझते। ब्रीडिंग चिल्ड्रन होम दे डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जिन्हें वे नहीं समझते। एंड हु नेवर विल अंडरस्टैंड देम, और वे बच्चे भी उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। ये पारिवारिक दूरी और मानसिक अलगाव को दिखाता है। मतलब ये है कि दो लोग जो जानते हैं कि वे एक दूसरे को नहीं समझते, ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जिन्हें वे नहीं समझते और वे बच्चे भी उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। ये लाइनें भी हमारी कहां की हैं? कॉकटेल पार्टी की हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉकटेल पार्टी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर पे बोला गया है एडवर्ड, देखो किसको? एडवर्ड, लवीनिया, पीटर क्वेल, सीलिया, ठीक है, सीलिया को कोपलस्टोन, जूलिया एलेक्स एंड गार्जियन अपीयर्स इन, ये सभी पात्र एक ही नाटक के हैं। ये नाटक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर आधारित है। ठीक है, और वो नाटक कौन सा है? द कॉकटेल पार्टी है, जिसमें ये सभी पात्र आपको नजर आएंगे। कौन कौन से? एडवर्ड, लवीनिया, पीटर क्वेल, सीलिया कोपलस्टोन और जूलिया एलेक्स गार्जियन। ये सभी पात्र किस नाटक में आते हैं? तो अ कॉकटेल पार्टी में आते हैं, द कॉकटेल पार्टी में। ए ऑप्शन हमारा। 39 नंबर का है द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज बेस्ड ऑन। बोला गया है जो कॉकटेल पार्टी है उसकी प्लॉट किस पर आधारित है? तो अल्सेस्टिस बाय यूरिपाइड्स। ये कहानी प्राचीन यूनानी नाटक से प्रेरित है, विशेष रूप से यूरिपाइड्स के नाटकों से। तो कॉकटेल पार्टी की कहानी किस पर आधारित है? अल्सेस्टिस बाय यूरिपाइड। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इलियट्स बेसलैंड इज डेडिकेटेड टू। इलियट का जो बेसलैंड है वो किसको डेडिकेट है, यानी कि ये किसे समर्पित है? तो एजरा पाउंड को ये समर्पित है। ए ऑप्शन हो जाएगा। इलियट ने इस कविता को एक प्रसिद्ध कवि को समर्पित किया। एजरा पाउंड ने इसमें एडिटिंग करने में मदद की थी। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने इस कविता को एजरा पाउंड को समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया। अगला, which poem was written during the autumn of 1921 in Lausanne, Switzerland and first published in serial form in Criterion in October and November 1922। बोला गया ऑटम ऑफ 1921 यानी कि 1921 की शरद ऋतु में लिखा गया। ठीक है, लाओसेन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के लाओसेन शहर में, स्विट्जरलैंड के लाओसेन शहर में। ठीक है, पब्लिश्ड इन 1922 और 1922 में प्रकाशित हुआ। ए इलियट की सबसे प्रसिद्ध कविता है, यानी कि कौन सी कविता? 1921 की शरद ऋतु में स्विट्जरलैंड के लाओसेन में लिखी गई और 1922 में द क्राइटेरियन में प्रकाशित हुई। तो वो एक ही है, द बेस्ट लैंड। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर पे बोला गया है कि कहां गया, माफ करना एक मिनट, ये Eliot has expressed his views on the impersonality of poetry and the poetic process in his essay entitled। इलियट ने कविता की निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, और काव्य रचना की प्रक्रिया पर अपने विचार किस निबंध में व्यक्त किए? मतलब यह है कि इलियट का सबसे प्रसिद्ध निबंध है एक ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि 1919 में आया। इसमें उन्होंने कहा कि कविता व्यक्तिगत भावनाओं का सीधा प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि कवि को अपने व्यक्तित्व से अलग होकर लिखना चाहिए। इसे ही जो
निष्पक्षता थ्योरी बोलते हैं, इम्पर्सनालिटी थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इम्पर्सनालिटी थ्योरी जरूर याद बनाए रखिएगा, जिसमें उन्होंने कविता की निष्पक्षता और काव्य रचना की प्रक्रिया पर अपने विचार व्यक्त किए थे। और वो निबंध था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कविता होती है, पोइट्री होती है, वो व्यक्तिगत भावनाओं का सीधा प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि कवि के अपने जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व होती है, जो पर्सनालिटी होती है, उससे अलग होकर के लिखना चाहिए। इसी को इम्पर्सनालिटी थ्योरी बोला था इन्होंने। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन से निबंध में क्वेश्चन ये पूछा गया कि इम्पर्सनालिटी ऑफ पोइट्री और पोइटिक प्रोसेस उन्होंने किस निबंध में बात कही है? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया अकॉर्डिंग टू इलियड परफेक्ट पोइट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज। इलियड के अनुसार परफेक्ट पोइट्री, पूर्ण श्रेष्ठ कविता तभी संभव है जब उसमें क्या हो, तो क्या चीज होनी चाहिए? यानी कि सी ऑप्शन पे जाइए, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। क्या हो? ओनली प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इलियट ने कहा कि अच्छी कविता में भावना और विचार का एकीकरण होना चाहिए। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब होता है भावना और विचारों का एकीकरण। और जब आपकी भावना और विचारों में जो है यूनिफिकेशन होगा, एकीकरण होगा, ठीक है, तो कविता जो है बेहतरीन होगी। डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है? भाव और विचारों का अलग हो जाना। डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है? जहां पे भाव आपके अलग होंगे, विचार आपके अलग होंगे, ये खराब चीज है। किसी भी पोइट्री में आपका डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, खराब चीज है। जबकि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों का मिलना, ये कविता की श्रेष्ठता की पहचान है। तो इसीलिए टी.एस. इलियट ने ऐसा बात बोला था कि अगर आप चाहते हो परफेक्ट पोइट्री को लिखना, तो कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। कभी भी डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पे मत जाइएगा। ठीक है, इसमें डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या होता है? भाव और विचार अलग अलग हो जाते हैं। अब जब भाव अलग होंगे, विचार अलग होंगे, फीलिंग अलग होंगी, तो आपकी एक श्रेष्ठ कविता नहीं होगी। अगर आपके भाव और विचार दोनों एक ही होंगे, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा, तो एक श्रेष्ठ कविता, आप एक श्रेष्ठ कविता की रचना कर सकते हो। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन हु सेड। बोला गया कोई भी कवि या कलाकार अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता। ये किसने कहा? ये इलियट ने खुद कहा था। इलियट का मानना था कि कोई भी कलाकार अकेला नहीं होता, उसकी रचना परंपरा यानी कि ट्रेडिशन से जुड़ी होती है, और इसलिए उसका अर्थ भी अन्य रचनाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। ठीक है, तो टी.एस. इलियट डी ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया क्या बोला गया? द पर्सनालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी। दिस व्यू इज ऑफ। कलाकार का व्यक्तित्व निरंतर आत्म बलिदान और अपने व्यक्तित्व का समाप्त होना है, ये विचार किसका है? तो ये भी विचार टी.एस. इलियट का है। टी.एस. इलियट ने कहा कि एक सच्चा व्यक्ति या एक सच्चा कवि अपने व्यक्तित्व को त्याग देता है और अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं करता, बल्कि उन्हें कला में बदल देता है। यह विचार उन्होंने कहाँ रखे थे? इनका एक निबंध था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि 1919 में आया था। उसमें अपने इन विचारों को टी.एस. इलियट ने रखा था। ठीक है ना, तो हम कहा जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे, इलियट इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है 46 नंबर पे द पोएम अकॉर्डिंग टू इलियट हैज नो रिलेशन टू। इलियट के अनुसार कविता का किससे कोई संबंध नहीं होता, किसी से कोई संबंध नहीं होता। इलियट के अनुसार कविता का कवि के व्यक्तिगत जीवन से सीधा संबंध नहीं होता। कविता एक स्वतंत्र रचना है, इसे कवि से अलग समझना चाहिए। तो रिलेशन टू किससे? द पोइट। ये आपको लाइन कंप्लीट करनी थी। द पोइम अकॉर्डिंग टू इलियट अगर हम बात करें तो जो पोइम होती है, ठीक है, पोइम हैज नो रिलेशन टू द पोइट। कविता का पोइट से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 47 नंबर पे। 47 नंबर पे बोला गया है कि द माइंड ऑफ द पोइट इज द शेयर ऑफ प्लेटिनम। कवि का मन प्लेटिनम की तरह होता है। इट में पार्टली आर
exclusively operate upon the experience of the man himself। वह अनुभवों पर कार्य करता है, लेकिन जितना अधिक श्रेष्ठ कलाकार होगा उतना ही वह अपने व्यक्तिगत दुख और सृजनात्मक मन को अलग रखेगा। यानी कि वो कहता है experience of the man himself, but the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers, and the mind which creates, the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material the extract appears in। ये भी इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की ही में ही ये लाइनें बोली गई हैं। इलियड का एक प्रसिद्ध है प्लेटिनम एनालॉजी। ये इलियड की प्रसिद्ध प्लेटिनम एनालॉजी है। उन्होंने कहा कि जैसे रासायनिक प्रक्रिया में प्लेटिनम खुद बदले बिना प्रतिक्रिया कराता है, वैसे ही कवि का मन भावनाओं को कला में बदलना है बिना खुद प्रभावित हुए। यानी कि अपनी भावनाओं को आर्ट में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन खुद प्रभावित नहीं होना है। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो। 48 नंबर पे बोला गया द पोएट्स माइंड इज a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present, who said। बोला गया है कि कवि का मन एक ऐसे पात्र रिसेप्टेकल की तरह होता है। रिसेप्टेकल का मतलब होता है बर्तन या पात्र, जिसमें अनेक भावनाएं, वाक्य, चित्र संग्रहित रहते हैं। यानी कि स्टोरिंग अप, जिसके अंदर स्टोरिंग अप का मतलब होता है संग्रहित होती है, नंबरलेस असंग फीलिंग्स होंगी, फ्रेजेज वाक्यांश होंगे, इमेजेस चित्र होंगे, विच रिमेन्स देयर अंटिल ऑल द पार्टिकल्स विच कैन यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर प्रेजेंट। जब तक वे मिलकर एक नई रचना ना बना लें। ये किसने कहा, फिर रिपीट करता हूं। इलियड के अनुसार कवि का मन एक संग्रह स्थान है जहां विभिन्न अनुभव जमा रहते हैं। हमारे मन में, हमारे माइंड में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सही समय पर मिलकर कविता बनाते हैं। जैसे और जब वो एक्सपीरियंसेस का सही समय आता है और सही समय पर वो सभी विचार मिलकर के एक कविता का रूप धारण कर लेते हैं। उसी सेंस में बोला गया है जो कवि का मन होता है वो एक बर्तन की तरह होता है जिसमें अनेक भावनाएं, यानी कि वाक्य, चित्र, भावनाएं, ये सब संग्रहित होते हैं। और जब तक वे ये सभी चीजें मिलकर के एक नई रचना ना बना लें, ठीक है। तो ये विचार भी किसके हैं, टीएस इलियट के हैं, यानी कि डी ऑप्शन पर हम जाएंगे। 49 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। 49 नंबर पे बोला गया है द पोइट हैज नॉट अ पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस बट अ पार्टिकुलर मीडियम, द माइंड, which is only a medium, not a personality, in which impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways, whose words are these। एक्चुअली कवि के पास व्यक्त करने के लिए कोई व्यक्तिगत व्यक्तित्व तो नहीं होता। आप सोचो कि जो पोइट होते हैं, जो कवि होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोई पर्सनालिटी होती है, ऐसा नहीं है। बल्कि उनका मन एक माध्यम है जिसमें अनुभव अलग अलग तरीके से मिलते हैं। ये शब्द किसके हैं, तो टीएस इलियट के हैं। यहाँ पर भी इलियट की इम्पर्सनैलिटी थ्योरी का हिस्सा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि कवि केवल माध्यम है, उसकी व्यक्तिगत पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये भी किसका है, टीएस इलियट का विचार है। डी ऑप्शन पर जाएंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, हु डिफाइन पोएट्री इन दिस मैनर। कविता भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना नहीं है बल्कि उसमें उनसे बचना है। ये व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे मुक्ति है। ये परिभाषा किसने दी, तो टीएस इलियट ने दी। और ये टीएस इलियट का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि कविता में कवि अपने भावों से दूर रहता है और उन्हें कला में बदल देता है, ठीक है। टीएस इलियट, डी ऑप्शन पर आप लोग जाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर पे पूछा गया है। बोला गया है कि इलियट सेज दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बी व्यूड एज हैविंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, आर रिलेटिंग
to that of its creator. Eliot wrote this in the introduction to. इलियट कहते हैं कि किसी कलाकृति को अपने रचयिता से अलग, अपनी स्वतंत्र जीवन वाली चीज के रूप में देखना चाहिए। ये विचार उन्होंने किसकी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन में लिखा। ये विचार इन्होंने जो सेक्रेड बुक था उसकी प्रस्तावना में मिलता है और इसमें कहा था इलियट ने कि रचना को, जो हमारी वर्क होते हैं, उसको वर्क्स को लेखक से अलग समझना चाहिए। ये आधुनिक आलोचना का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, जिसमें इलियट कहते हैं मान लो कोई भी व्यक्ति है वो कलाकृति को अपनी रचयिता से अलग, अपनी स्वतंत्र जीवन वाली चीज के रूप में देखना चाहिए, ना कि उसकी पर्सनालिटी से। तो ये विचार सेक्रेड बुक के इंट्रोडक्शन में रखे गए हैं ये लाइनें, ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट इज। इलियट के अनुसार जो इमोशन ऑफ आर्ट है यानी कि कला की भावना जिनको हम कहते हैं वो कैसी होती है। इलियट के अनुसार कला की भावना कैसी होती है, तो इलियट का मानना था कि जो कला की भावना है वो पर्सनल नहीं होती, व्यक्तिगत नहीं होती। उन्होंने बार बार ये बात कही है, कभी अपनी निजी भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं करता बल्कि उन्हें बदल करके एक निष्पक्ष इम्पर्सनल रूप देता है और यही उनकी इम्पर्सनैलिटी थ्योरी है, ठीक है। तो इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब होता है निष्पक्ष होकर के, ठीक है, पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। अगला 53 नंबर पे पूछा गया है, एक फ्रेज है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव occurs in Eliot's one of essays in the sacred book. What is the name of the essay? बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्द इलियट के दी सैक्रेड बुक के किस निबंध में मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रिंसिपल रहा है, बहुत ही फेमस सिद्धांत है। सब लोग जो तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को जानते हैं, इस शब्द को पढ़े हैं, समझे हैं, जाने हैं। इसका मतलब होता है जैसे मान लो किसी भावना को व्यक्त करने के लिए बाहरी वस्तुओं या कोई परिस्थिति, स्थिति या घटना का ऐसा समूह देना होता है जिससे वही भावना स्वतः उत्पन्न हो जाए। और यह विचार आपको इनके हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। तो कहां जाएंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। 54 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड एन आर्टिस्टिक फेलियर। इलियट के किस दृष्टिकोण से हैमलेट को दोषपूर्ण और असफल रचना मानते हैं। तो हैमलेट जो है डिफेक्टिव और इनको आर्टिस्टिक फेलियर हैमलेट के लिए बोला था टीएस इलियट ने। किसमें बोला था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर ही बोला था। इलियट का कहना है कि हैमलेट में भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। इस कारण दर्शक जो है हैमलेट की भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते और इसलिए टीएस इलियट ने विलियम शेक्सपियर के इस प्ले को जो है आर्टिस्टिक फेलियर बोल दिया। 55 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि शेक्सपियर इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर विच ड्रामा इज। देखो टीएस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर हैमलेट को तो आर्टिस्टिक फेलियर बोला, लेकिन विलियम शेक्सपियर का एक प्ले मैकबेथ था जिसको आर्टिस्टिक सक्सेस बोला था, ठीक है। तो अब 55 नंबर वही क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस नाटक में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो उनका उद्देश्य है उसको कोरिलेट करने का सफल प्रयोग करते हैं। तो मैकबेथ में कौन सा हो जाएगा, मैकबेथ में शेक्सपियर ने वातावरण जैसे अंधेरा, भय, अपराध बोध और घटनाओं के माध्यम से भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है और इसीलिए टीएस इलियट ने इसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेट के आधार पर मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला, ठीक है। मैकबेथ हो जाएगा हमारा, मैकबेथ ये ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है ना। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट किस दृष्टिकोण से एक बड़ी सफलता है। तो ये रचना ये जो मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट है, इस वर्क में भी, इस रचना में भी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां और घटनाएं दी गई हैं, यानी कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो सक्सेस है, सफल है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ जाएगा, सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन है, हु फाइंड्स इलियट्स फ्रेज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव। इलियट के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत को दोषपूर्ण, गलत किसने माना था।
तो किसने माना था? एल्सियो बिबास ने। ठीक है, कुछ आलोचकों ने इलियट के सिद्धांत से असहमति जताई, जिसमें एलेसियो बिबास ने कहा कि यह सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं है। एलेसियो बिबास, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द फ्रेज डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अकर्स इन। अब बोला गया डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी शब्द जो है इलियड के किस निबंध में मिलता है? तो मेटाफिजिकल पोइट्स नाम का एक मेटाफिजिकल पोइट्री ग्रुप है और एक मेटाफिजिकल पोइट्स करके इनका प्रसिद्ध निबंध है टीएस इलियड का, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो इलियड का द मेटाफिजिकल पोइट्स प्रसिद्ध निबंध है। इसमें उन्होंने बताया था कि एक समय के बाद कविता में भावनाएं और विचार जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इलियड्स, तो कहां आ जाएंगे? ए ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पे देखो क्या है। 59 नंबर पे बोला गया है कि बाय विच फ्रेज डिड इलियड मीन डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट और रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग्स। एलियड के शब्द से ये अर्थ लेते हैं कि विचार को सीधे अनुभव करना या उसे भावना में बदल देना। ठीक है, जब विचार और भावना एक साथ मिल जाते हैं तो उसे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं और ये एक कविता की बहुत अच्छी पहचान भी है। तो सी ऑप्शन पे जाएंगे हम। ठीक है, कहां जाएंगे? सी ऑप्शन पर। डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से ऊपर पढ़ा था आपने, वो किसमें था? इलियड का एक निबंध था मेटाफिजिकल पोइट्स, उसमें डिस एसोसिएशन, सॉरी, डिस डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दिखाया गया और इसके बाद में डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट्स और रिक्रिएशन ऑफ थॉट्स इनटू फीलिंग्स, ये जो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोइट्स एंड दे थिंक बट दे डू नॉट फील देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द अडोर ऑफ अ रोज। A thought to Dunn was an experience. It modified his sensibility, who said. टेनिसन और ब्राउनिंग कवि हैं और सोचते भी हैं, लेकिन वे अपने विचार को उतनी तीव्रता से महसूस नहीं करते जितनी गुलाब की सुगंध को। यानी कि डन के लिए विचार भी एक अनुभव है। जॉन डन की बात हो रही है, उनके लिए जो थॉट है, विचार है, वो भी एक एक्सपीरियंस है और इसने उसकी संवेदनशीलता को बदल दिया। ये किसने कहा? ये कथन टीएस इलियट का है और उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स जैसे डन की प्रशंसा की क्योंकि उनमें विचार और भावना एक साथ होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 61 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म 61 नंबर पे क्या बोला गया? क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस an end in view, which roughly speaking appears to be the elucidation, elucidation of works of art and the correction of taste, who said and where। मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, यानी कि आलोचना को हमेशा एक उद्देश्य सामने रखना चाहिए और कैसा? प्रोफेस एंड द एंड इन व्यू विच रफली स्पीकिंग appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई भी उद्देश्य अपने सामने रख लिया, जो मोटे तौर पर यह प्रतीत होता है कि कला जो हमारी होती है वो कृतियों को स्पष्ट करना और जो हमारे टेस्ट होते हैं, रुचि होती है, उसको सुधारना है। ये किसने कहा और कहां का? इलियट के अनुसार आलोचना का काम केवल दोष निकालना नहीं है, बल्कि साहित्य को समझाना इलिस्ट्रेशन कहलाता है और पाठकों की रुचि को बेहतर बनाना करेक्शन ऑफ टेस्ट कहलाता है। और ये विचार उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध, इनका था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें दिया था। तो कहां जाएंगे हम लोग? ए ऑप्शन पर जाएंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है व्हाट आर द टू चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक अकॉर्डिंग टू इलियट। इलियट के अनुसार आलोचक यानी कि क्रिटिक के दो मुख्य टूल होते हैं, दो मुख्य उपकरण होते हैं। क्या होते हैं वो? इलियट ने कहा कि एक अच्छा आलोचक जो है वो विभिन्न रचनाओं की तुलना करता है, अलग अलग रचनाओं की तुलना यानी कि कंपैरिजन करता है और उनका गहराई से विश्लेषण करता है, दूसरा एनालाइज करता है। तो पहला कंपैरिजन करना और दूसरा एनालाइज करना, इन्हीं दो तरीकों से वह सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो हम कहां पर जाएंगे? कंपैरिजन एंड एनालिसिस, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
63 नंबर पे क्या है, बोला गया है कि द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर हु सैड एंड फेयर। बोला गया है कि साहित्य आलोचना का कार्य है साहित्य की समझ और आनंद को बढ़ाना। साहित्य की समझ और आनंद को बढ़ाना, ये किसने कहा और कहां कहा? तो इलियट के अनुसार आलोचना का उद्देश्य होता है पाठकों, जो हमारे रीडर होते हैं, पाठक होते हैं, उनके अंदर साहित्य की समझ पैदा करना या साहित्य को समझने में मदद करना, पहली चीज। दूसरी, आलोचना करने की उद्देश्य होता है कि उन्हें उससे आनंद प्राप्त कराना, यानी कि उस वर्क को, उस रचना को पढ़ करके उन्हें थोड़ा सा इंजॉय मिले, आनंद प्राप्त हो। और ये विचार उन्होंने कहा दिया था, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में व्यक्त किया था। किसने? टीएस इलियट ने। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म यानी कि बी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। 64 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 64 नंबर पे बोला गया है कि पोएट्री इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट। आई डू नॉट मीन एन अम्यूजमेंट फॉर सुपीरियर पीपल, आई कॉल इट एन अम्यूजमेंट not because that it is a true definition, but because if you call it anything else, you are likely to call it something still more false. Where does this comment of Eliot appear? अब क्या मतलब है इसका? पोएट्री इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट, जो पोएट्री है, कविता है, एक उच्च स्तर का मनोरंजन है। मेरा मतलब ये नहीं कि ये केवल उच्च लोगों के लिए मनोरंजन करता है, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, केवल उन्हीं का मनोरंजन करती है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसे मनोरंजन इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि आप इसे कुछ और कहेंगे तो आप उससे भी अधिक गलत नाम दे सकते हैं। इलियट कि यह टिप्पणी कहां मिलती है? तो इलियट यहां पर समझाना चाहते हैं कि कविता को बहुत जटिल और भारी चीज मानने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का आनंद ही है, अम्यूजमेंट ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये साधारण और सिंपल है, बहुत महत्वहीन है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो विचार है इन्होंने सेक्रेड वुड की प्रस्तावना यानी कि प्रीफेस में दिया था। कहां जाएंगे? सेक्रेड वुड की प्रीफेस में ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा, ए ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है हु थिंक्स दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्नोबरी ऑफ इलियट्स क्रिटिसिज्म। बोला गया है कौन मानता है कि इलियट की आलोचना में इंटेलेक्चुअल स्नोबरी का मतलब होता है बौद्धिक घमंड का एलिमेंट मिलता है, तत्व मिलता है। कुछ आलोचकों ने इलियट की आलोचना को बहुत ज्यादा बौद्धिक और एलिटिस्ट माना। जॉर्ज बैटसन ने कहा था कि इलियट कभी कभी अत्यधिक बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल स्नोबरी हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन? जॉर्ज बैटसन ने ऐसा बोला था कि टीएस इलियट कभी कभी बहुत ज्यादा बौद्धिक हो जाते हैं यानी कि इंटेलेक्चुअल स्नोबरी हो जाते हैं, ठीक है ना। 66 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया दी एपिग्राफ ऑफ वेस्टलैंड इज फ्रॉम। वेस्टलैंड की प्रस्तावना यानी कि एपिग्राफ कहां से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? सी ऑप्शन, सैटारिकन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। इस कविता की शुरुआत में जो एपिग्राफ दिया है, ठीक है, वेस्टलैंड में जो एपिग्राफ दिया है वह एक प्राचीन रोमन लेखक थे, पेट्रोनियस आर्बिटर। फिर रिपीट करता हूं, प्राचीन रोमन लेखक हैं जिनका नाम है पेट्रोनियस आर्बिटर। उनकी एक रचना है सैट्रिकॉन, उनकी एक रचना है जिसका नाम है सैट्रिकॉन, उससे लिया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ है वो कहां से लिया गया है, तो पेट्रोनियस आर्बिटर की रचना दी सैट्रिकॉन से लिया गया है, ठीक है। इलियट की क्लासिकल परंपरा से जुड़ाव को दिखाता है इसमें। तो हम कहां जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे, सैट्रिकॉन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। अब ये जो पेट्रोनियस आर्बिटर है ये लेखक का नाम है, ठीक है, और ये इनकी रचना का नाम है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। सैट्रिकॉन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर पे बोला गया है कि इलियट हैज डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम टू एजरा पाउंड, नेम द पोएम। इलियट ने अपनी एक कविता एजरा पाउंड को समर्पित की है, उस कविता का आपको नाम बताना है। तो वेस्टलैंड है, ठीक है। अब क्यों डेडिकेट किए? क्योंकि एजरा पाउंड ने वेस्टलैंड को एडिट करने में इनकी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसीलिए टीएस इलियट ने इस कविता को उन्हें समर्पित कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 68 नंबर पे, इलियट डिस्क्राइब्स गंगा एज। अच्छा, टीएस इलियट ने वेस्टलैंड में गंगा का वर्णन किस प्रकार करते हैं? तो कविता में गंगा को संकन यानी कि धसी हुई या कम जल वाली नदी दिखाया गया। संकन का मतलब होता है
धसी हुई या कम जल वाली, यानी कि एक आध्यात्मिक सूखेपन या स्पिरिचुअल ड्राइनेस का प्रतीक है, ध्यान बनाए रखना। संकन, संकन का मतलब क्या बताया मैंने, धसी हुई या कम जल हो, ऐसी नदी जिसमें पानी कम हो उसको हम संकन कहते हैं। अगला क्या है 69 नंबर पे, द इंडक्शन ऑफ फोर संस्कृत, द इंडक्शन ऑफ फोर संस्कृत वर्ड्स इन द बेसलैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसलैंड में चार संस्कृत शब्दों का प्रयोग किस ग्रंथ से लिया गया है। तो चार संस्कृत के शब्द जैसे दत्ता, दया, दमन, दमयता जैसे शब्द आते हैं ना, तो ये एक होता है विद्रायणका उपनिषद, उससे लिए गए हैं। ये आत्मनियंत्रण, दया और दान का संदेश देते हैं ये शब्द, ठीक है। तो विद्रायणका उपनिषद से ये शब्द लिए गए हैं संस्कृत के। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है विच मंथ ऑफ द क्रूलेस्ट मंथ इन द बेसलैंड। बेसलैंड में कौन सा महीना सबसे क्रूर यानी कि क्रूलेस्ट बताया गया है, तो अप्रैल को बताया गया है। कविता, ये कविता की शुरुआत में ही अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ऐसे करके पहली लाइन है। यहाँ अप्रैल को इसलिए क्रूर कहा गया है क्योंकि वह जीवन को जगाता है, जबकि लोग जड़ता में रहना चाहते हैं, उसी तरीके से रहना चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अगला 71 नंबर का क्वेश्चन है, मैडम सिसोस्ट्रिस फेमस क्लैरवॉयंट अपीयर्स इन। मैडम सिसोस्ट्रिस जो हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लैरवॉयंट हैं। मतलब क्लैरवॉयंट कौन होती हैं, भविष्यवक्ता होती हैं। तो मैडम सिसोस्ट्रिस जो कि एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हैं, क्लैरवॉयंट हैं, किस रचना में दिखाई देती हैं, तो ये बेसलैंड में है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। मैडम सिसोस्ट्रिस किसमें है, बेसलैंड में। एक रहस्यमय पात्र है जो टैरोट कार्ड के माध्यम से भविष्य बताती है इसमें, ठीक है। टैरोट कार्ड होता है और उसके माध्यम से उसके जरिए आपका फ्यूचर बताएंगे। वह आधुनिक समाज की भ्रमित स्थिति को दर्शाया गया है इसमें कि आज के डेट में हम 21 सेंचुरी में बिलोंग करते हैं और फिर भी भविष्य में विश्वास करते हैं, यानी कि हाथों की लकीरों में या जादू टोनों में, अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। तो उस पर उन्होंने टीएस एलियट ने एक कटाक्ष किया है। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि 2000 पल्स डेट वर हिज आईज हियर इलियट हैज यूज्ड द लाइन ऑफ शेक्सपियर फ्रॉम विच ड्रामा इज दिस लाइन। बोला गया है कि इलियट ने यहां पर एक लाइन लिया है विलियम शेक्सपियर के प्लेस से, ठीक है। दोज आर पल्स डेट वर हिज आईज, यहाँ इलियट ने शेक्सपियर की पंक्तियों का प्रयोग किया है और यह पंक्ति शेक्सपियर के किस नाटक से ली गई है, आपको ये बात बतानी है। तो ये जो लाइन है ना शेक्सपियर के दी टेम्पेस्ट से ली गई है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, दोज आर पल्स डेट वर हिज आईज, यानी कि इसमें समुद्र में डूबे व्यक्ति की आंखों का मोती में बदल जाना एक प्रतीकात्मक कल्पना है। उन्होंने एक कल्पना करके देखी है कि जो समुद्र में डूबे हुए व्यक्ति हैं उनकी जो आंखें हैं वो मोती में बदल गई हैं, यानी कि इलियट ने इसे द बेसलैंड में प्रयोग करके मृत्यु और जो परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका संकेत दिया है। तो लेकिन आपको बस इतना ध्यान बनाए रखना है, 2000 पल्स डेट वर हिज आईज एक कहा कि विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है द टेम्पेस्ट, उससे ली गई लाइनें हैं और इन लाइनों का प्रयोग टीएस एलियट ने कहा बेसलैंड में किया है अपने, ठीक है ना। बेसलैंड में ऐसा अच्छा कहीं नहीं लिखा है। फ्रॉम विच ड्रामा क्या लिखा है, 2000 पल्स यूज दिस लाइन ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। अगला 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर पे बोला गया है देयर इज अ स्टोरी ऑफ लिल एंड हर हस्बैंड इन विच पार्ट ऑफ द बेसलैंड डज इट अपीयर। लिल और उसके पति की कहानी द बेसलैंड के किस भाग में आती है। तो लिल और उसके पति की कहानी बेसलैंड के किस भाग में आती है भाई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेकंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस। जो अ गेम ऑफ चेस होता है सेकंड पार्ट उसमें आती है। बेसलैंड का दूसरा भाग उसका नाम है अ गेम ऑफ चेस। इसमें लिल और उसकी सहेली की बातचीत होती है। ये आधुनिक जीवन की गरीबी, वैवाहिक तनाव और नैतिक पतन को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है 74 नंबर पे ओ दैट शेक्सपियरियन रैग इट्स सो एलिगेंट वेयर डू दीज लाइन अपीयर। यानी कि ओ दैट शेक्सपियर रैग इट्स सो एलिगेंट, ये पंक्तियां कहां मिलती हैं, तो ये लाइनें भी बेसलैंड में आती हैं और यहां इलियट ने आधुनिक संस्कृति और सस्ती लोकप्रियता होती है, चीप मॉडर्न टेस्ट, उस पर व्यंग किया है। आजकल लोग भी तुमने देखा होगा रील्स बनाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई सारी जगहों पर,
बहुत सारे लीडर्स भी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि चीप मॉडर्न टेस्ट के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी तरीके का कंटेंट आपको परोस देंगे, इसीलिए उसको बोला जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यानी कि आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो उसकी रिलायबिलिटी है कि नहीं है, इस पर आपको विचार करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज के डेट में आधे से ज्यादा डेटा जो है, आधे से ज्यादा कंटेंट वो फॉल्स होता है, झूठा होता है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन पर जाएंगे, ये जो लाइनें हैं वो बेसलाइन में आएंगी। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया ट्वीट 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 जुग 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 सो रूडली फोर्स्ड टेरू वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये ट्वीट 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 जुग 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 सो रूडली फोर्स्ड टेरू, ये पंक्तियां कहां मिलती हैं? ये एक प्रकार की ध्वनि है, साउंड है, ट्वीट ट्वीट जुग जुग, ठीक है, ये क्या है? साउंड है, पक्षियों की आवाज को दर्शाती है, ठीक है। फिलोमेला की कथा से ये जुड़ी हुई लाइनें हैं, फिलोमेला, और जिसके हाथ के ये कह सकते हो, जिसके फिलोमिला जो होती है ना, उसकी कहानी क्या इस तरीके से होती है जिसमें उसके साथ अत्याचार होता है, और इलियड ने इसे दी बेस्टलैंड में दर्द और हिंसा का प्रतीक बताया गया, और इसलिए ट्वीट ट्वीट जुग जुग सो रूडली पोज्ड टेरियो इस तरीके के शब्दावली का यूज किया है। तो सी आ जाएगा, यानी कि दी बेस्टलैंड। ये लाइनें कहां मिलती हैं आपको? बेसलैंड में। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर पे बोला गया है हु इज द स्मारना मर्चेंट इन द बेसलैंड। बेसलैंड में स्मारना का व्यापारी यानी कि मर्चेंट कौन दिखाया जाता है? तो मिस्टर यूजिनाइट एक व्यापारी होते हैं जो व्यापारिक और भौतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह आधुनिक समाज की भौतिकवादी सोच को दर्शाते हैं, मिस्टर यूजिनाइट्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यही स्मारना मर्चेंट होते हैं, व्यापारी दिखाए जाते हैं किसमें? बेसलैंड में। 77 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया सीआईएफ लंदन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, ए पंक्ति द बेसलैंड से है, यहां सीआईएफ का क्या अर्थ है? सीआईएफ लंदन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, दिस लाइन इज फ्रॉम द बेसलैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआईएफ? ठीक है, तो सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य, एसीआईएफ एक व्यापारिक शब्द है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। कॉस्ट का मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉस्ट यानी कि मूल्य, आई का मतलब इंश्योरेंस यानी कि बीमा, और फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा, एफ से मतलब फ्राइट यानी कि भाड़ा। यह व्यापार और व्यावसायिक जीवन को दर्शाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 78 नंबर की अगर हम बात करें तो बोला गया है व्हेन द ह्यूमन इंजन बेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग बेटिंग, हु इज सेड टू बी द ह्यूमन इंजन हियर इन द बेसलैंड। बोला गया है व्हेन द ह्यूमन इंजन बेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग बेटिंग द बेसलैंड में यहाँ ह्यूमन इंजन किसे कहा गया है? तो यहाँ ह्यूमन इंजन टाइपिस्ट लड़की है, टाइपिस्ट गर्ल के लिए प्रयोग हुआ है, और उसकी जो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल और भावनाहीन जीवन शैली को दर्शाता है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है या बेस्टलैंड में ह्यूमन इंजन किसके लिए यूज किया गया है? तो टाइपिस्ट गर्ल के लिए, सी ऑप्शन पर जाएंगे हम। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस इन विच पार्ट ऑफ द बेसलैंड डज दिस लाइन अपीयर। यानी कि एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस, ये जो पंक्ति है वो भी बेसलैंड के किस भाग में आती है? तो द फायर सरमन भाग में आती है। फायर सरमन मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ इलियट ने यौन संबंधों की भावनाहीनता और उसके नैतिक पतन को दर्शाया गया है, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशनशिप को इसमें, और सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो हार्टलेस होता है यानी कि भावनाहीनता, देयर इज नो मर्सी, ओनली मर्सीलेस, और उनका जो नैतिक पतन यानी कि प्रोस्टिट्यूट की ओर वो इशारा कर रहे हैं टीएस इलियट, वेश्यावृत्ति की ओर, ठीक है, जहां पर कोई फीलिंग नहीं होती है, बस रिलेशन होता है सिर्फ पैसे का और फिजिकल का। 80 नंबर की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि हु इज द फिनोंसियन सेलर इन द बेसलैंड, यानी कि बेसलैंड में फिनोंसियन फिनोसियन नाविक जो सेलर कौन दिखाया जाता है? तो फ्लेबस होता है। फ्लेबस एक फिनोसियन सेलर है जिसकी मृत्यु पानी में हो जाती है, यानी कि ये जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाता है। तो कौन होता है? फ्लेबस होता है, और ये सत्य भी है। इन लाइनों में जो है, जो सेलर होता है, इसमें जो फिनोसियन नाविक एक सेलर होता है और उसका नाम होता है फ्लेबस, ये एक्चुअली पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे यह पता लगता है कि हमें नहीं पता जीवन के बारे में, जीवन पे कोई भरोसा नहीं,
कि हमारी सांसें कब तक चलती हैं। ये जीवन जो है ना वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और मृत्यु जो है वो अनिवार्य है, एक ना एक दिन हमको आनी है। अगला 81 नंबर पे, ड्राई बोन्स कैन हार्म वन नो वन, इन विच पार्ट ऑफ बेसलाइन डज दिस लाइन अपीयर। यानी कि ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, ये जो पंक्ति है वो बेसलाइन के किस भाग में आती है? ये बेसलाइन व्हाट द थंडर साइड की अंतिम भाग में आती है। जो बेसलाइन का अंतिम भाग होता है जिसका नाम होता है व्हाट द थंडर साइड, उसमें आती है। और ये जो लाइनें होती है ना, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, यानी कि ये मृत्यु और भय के अंत को दर्शाती हैं, यानी कि मृत चीजें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ड्राई बोन्स का मतलब जो सूखी हड्डी, मृत हो गया, और कैन हार्म नो वन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, तो हम कहा जाएंगे, डी पे जाएंगे, व्हाट द थंडर साइड, इसमें इन लाइनों को ये बोला गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 82 नंबर पे, दत्ता, दया, दमन, दमयता, शांति, शांति, शांति आर दी वर्ड्स यूज्ड बाय इलियड, दीज वर्ड्स आर इन। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वो कहां से आए हैं आपको ये बताना है, यानी कि ये शब्द इलियड द्वारा प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द किस भाषा के हैं, पहले तो आंसर आप ये दीजिए, कौन सी भाषा के हैं? तो ये संस्कृत भाषा के हैं, पहली चीज। दत्ता का मतलब होता है दान करो, यानी कि ये सब बेसलैंड के एकदम अंतिम भाग में आते हैं, और इसका स्रोत जो है उपनिषद है, संस्कृत भाषा के ये शब्द हैं, जिसमें हम मीनिंग भी बता देते हैं आपको। दत्ता का मतलब होता है दान करना, दया दमन का मतलब होता है दया करना, ठीक है, दमयता का मतलब संयम रखना, और शांति, शांति का मतलब शांति शांति शांति। ठीक है, यही होता है, ये आध्यात्मिक संदेश है एक प्रकार का। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर पे, द बेसलैंड, इन द बेसलैंड द हिमालयाज आर सेड टू बी। बेसलैंड में हिमालयाज को क्या बोला गया है? तो इलियट ने हिमालय को हिमवंत शब्द का यूज किया है, जो संस्कृत से लिया गया है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है हिमवंत। ठीक है, हिमवंत बोले तो डी ऑप्शन। 84 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर पे बोला गया है कि इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, मैं मिस बैटसन सो डीपली am I indebted, Miss Batson's book will elucidate the difficulties of the poem much better than my notes can do, and I recommend it to any who thinks such elucidation of the poem worth of trouble. About which book of Miss Batson's is Eliot talking? वास्तव में मैं मिस, एक लाइन बाय लाइन इसके मीनिंग को जरा समझना। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, मैं मिस बैटसन की पुस्तक का बहुत ऋणी हूं। उनकी पुस्तक मेरी टिप्पणियों से अधिक इस कविता की कठिनाइयों को स्पष्ट करती हैं, और मैं इसे उन सभी को सुझाता हूं, सभी को सुझाव देता हूं जो इस कविता को समझना चाहते हैं। इलियट यहाँ मिस बैटसन की किस पुस्तक की बात कर रहे हैं? तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा, रिचुअल टू रोमांस की वो बात कर रहे हैं। इलियट ने दी बेस्टलैंड में जेसी बेटसन की पुस्तक है, जेसी बेटसन, जिसको आप मिस बेटसन बोल सकते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम था जेसी बेटसन। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। इससे बहुत प्रेरणा ली। ये पुस्तक ग्रेल, लीजेंड और धार्मिक मिथकों को समझाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 85 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 85 नंबर पे बोला गया है कि बिसाइड्स मिस बैटसन्स रिचुअल टू रोमांस, इलियट इज इंडेप्टेड टू अनदर वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, विच वर्क? मिस बैटसन की फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस के अलावा इलियट एक और, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र की पुस्तक, यानी कि एक और एंथ्रोपोलॉजी, एक और मानव शास्त्र, एक और पुस्तक के ऋणी हैं। और वो पुस्तक कौन सी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है गोल्डन बो। ठीक है, अ गोल्डन बो, यानी कि इलियट के जो जेम्स फ्रेजर थे, एक इलियट ने जेम्स फ्रेजर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दी गोल्डन बो से भी विचार लिए। और ये जो जेम्स फ्रेजर की पुस्तक दी गोल्डन बो है, इसमें प्राचीन रीति रिवाज और मिथकों का वर्णन है। तो जितने भी इन्होंने, टी.एस. इलियट ने बेस्टलैंड में प्राचीन रीति रिवाज या जो मिथक का यूज किया है, वो किसकी पुस्तक से इंस्पायर होकर के, फ्रेजर की पुस्तक, जेम्स फ्रेजर की पुस्तक दी गोल्डन बो से इंस्पायर होकर के यूज किया है। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि इलियट इज इंडेप्टेड ऑफ टू वर्क्स, द गोल्डन बो एंड द अदर एज। बस दोनों ही पुस्तकें मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। टी.एस. इलियट
दी वेस्टलैंड लिखने के लिए दो रचनाओं के बहुत ज्यादा ऋणी हैं। एक गोल्डन बॉय, तो दूसरी कौन सी है ना? तो दूसरी आपको बताना एडोनिस, एटिस और ऑसरिस। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। गोल्डन बॉय के साथ साथ इलियड फ्रेजर की एक और रचना थी। जैसे फ्रेजर की द गोल्डन बेबी फ्रेजर की ही रचना है। ठीक है, इससे तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे ही थे, लेकिन फ्रेजर की दो और रचनाएं हैं। जैसे एडोनिस, एडोनिस फ्रेजर की है, कमेंट करो। अच्छा, एडोनिस है ना, बहुत फेमस है एडोनिस। ठीक है, एटिस, ऑसरिस से भी प्रभावित थे। ये तीन रचनाओं के नाम लिए हैं। ठीक है, जो कि धार्मिक मिथकों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले, एडोनिस, एटिस और ऑसरिस। एडोनिस के बारे में आपको बताना है ये किसकी है। एटिस और ऑसरिस तो गोल्डन बो की है, लेकिन एडोनिस के बारे में बताओ, कमेंट कर दो। अच्छा, अगला 87 नंबर का क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल मिगलियर फेब्रो? एक फ्रेज आया है आपका, ये एक इटालियन वाक्यांश है, फ्रेज है, श्रेष्ठ कारीगर, बेटर क्राफ्ट्समैन। इल मिगलियर फेब्रो का मीनिंग होता है बेटर क्राफ्ट्समैन। इलियट ने इसे एजरा पाउंड के लिए प्रयोग किया था। एक्चुअली एजरा पाउंड ने क्या करा था, इनके इस वर्क को जो है एडिट करने में बहुत ज्यादा मदद की थी, तो इसलिए उनको बेटर क्राफ्ट्समैन बोल दिया, यानी कि इल मिगलियर फेब्रो बोला था। तो किसके लिए बोला टी एस इलियट ने? एजरा पाउंड के लिए बोला, इल मिगलियर फेब्रो। और इसका मतलब पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मीनिंग, तो मीनिंग क्या होता है इसका? बेटर क्राफ्ट्समैन। डी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है कि द टाइटल अ गेम ऑफ चेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय। ये जो टाइटल है अ गेम ऑफ चेस, शीर्षक किस नाटक से लिया गया है? तो ये जो शीर्षक है वो थॉमस मिडल्टन के एक नाटक से लिया गया है। इलियट ने इसे अपने जो पोएट्री है, पोएट्री भाग के शीर्षक के रूप में उपयोग किया था, ध्यान बनाए रखना। तो थॉमस मिडल्टन के एक नाटक से लिया गया है। अ गेम ऑफ चेस कहां से लिया गया? थॉमस मिडल्टन के एक नाटक से। डी ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया एलियट्स ग्रैंडफादर वाज अ यूनिटेरियन क्लर्जीमैन हुज रिलीजियस जील brought him to St. Louis in 1834. What is the name of Eliot's grandfather? यानी कि इलियट के दादा एक यूनिटेरियन पादरी थे, जिनकी धार्मिक भावना उन्हें 1834 में सेंट लुइस ले आई। कहां ले आई? सेंट लुइस। उनके दादा का नाम क्या था, आपको ये बताना है 89 पे। तो दादा का नाम क्या था? विलियम ग्रीन लीफ इलियट। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, इलियट के दादाजी विलियम ग्रीन लीफ इलियट थे। वे एक धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये भी ध्यान बनाए रखना। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर पे पूछा गया है कि इलियट्स फादर सफर्स सफर द गिल्ट ऑफ नॉट हैविंग बिकमिंग। इलियट के पिता को किस बात का पछतावा था कि वे क्या नहीं बन पाए? इलियट्स फादर सफर्ड द गिल्ट ऑफ नॉट हैविंग बिकम। जो टी एस इलियट के पिताजी थे, उन्हें किस चीज का ऐसा पछतावा होता रहा जीवन भर कि वो क्या नहीं बन पाए? एक्चुअली इनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति बनना चाहते थे, पादरी बनना चाहते थे, लेकिन वो कभी नहीं बन पाए, क्लर्जीमैन बनना चाहते थे बल्कि। इसलिए उन्हें इसका गिल्ट, इसका पछतावा हमेशा रहा इनके पिताजी को। तो कौन सा आ जाएगा? क्लर्जीमैन। हैविंग बिकम, नॉट हैविंग बिकम क्लर्जीमैन। वो कभी क्लर्जीमैन नहीं बन सके, और इस बात का इनके पिता को जो है हमेशा गिल्टी फील करते रहे, पछताते रहे, पछतावा रहा। जैसे हम लोग भी सपना देखते हैं कि लेक्चरर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, मेहनत भी करते हैं दिन रात, लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी नहीं बन पाते हैं, तो जीवन भर उस चीज का टीस रह जाती है मन के अंदर, गिल्टी रह जाती है, पछताते रहते हैं हम लोग, है ना। कभी करप्शन की वजह से बहुत सारी चीजें आपकी असफलता के पीछे जुड़ जाती हैं, कभी करप्शन जुड़ जाता है, कभी ओवर एज हो जाना हो जाता है। मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन टैलेंट तब आया जब आप ओवर एज हो गए, तो उस टैलेंट व्यर्थ हो गया आपके लिए। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इन दिस ईयर इलियट बिकम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, ही वाज आल्सो कंफर्म्ड इन द एंग्लिकन चर्च ड्यूरिंग दिस ईयर, द ईयर इज। बोला गया किस वर्ष इलियट ब्रिटिश नागरिक बने, यानी कि टी एस इलियट ने ब्रिटिश की नागरिकता कब ली?
इसी वर्ष इन्होंने एंग्लिकन चर्च को अपनाया। वो साल कौन सी थी? तो 1927 में। 1927 में बी ऑप्शन होगा। 1927 में टीएस इलियट ने ब्रिटिश की नागरिकता ली और उसी साल एंग्लिकन चर्च में शामिल हुए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और एक महत्वपूर्ण साल भी थी। ठीक है, 1927। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इलियट रिसीव्ड अ सॉलिड क्लासिकल एजुकेशन एट स्मिथ अकेडमी इन। बोला गया है कि इलियट ने अपनी प्रारंभिक शास्त्रीय शिक्षा, क्लासिकल एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय शिक्षा, स्मिथ अकेडमी में प्राप्त की। और ये स्मिथ अकेडमी कहां है, कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? सी ऑप्शन हो जाएगा, सेंट लुइस में। यानी कि स्मिथ अकेडमी सेंट लुइस में स्थित है। सेंट लुइस क्या है? एक जगह का नाम है और यहीं से इलियट की बुनियादी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, सेंट लुइस से ही। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है इन प्रिपरेशन फॉर हिज एंट्रेंस टू हार्वर्ड इन 1906 इलियट अटेंडेड मिल्टन्स एकेडमी इन। बोला गया है कि 1906 में हार्वर्ड में प्रवेश की तैयारी के लिए इलियट ने मिल्टन एकेडमी में अध्ययन किया, जो कहां स्थित है? तो मिल्टन एकेडमी मैसाचुसेट्स में स्थित है और यहां इलियट ने उच्च शिक्षा की तैयारी का हिस्सा है। यानी कि जो उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी टीएस इलियट ने, वो मैसाचुसेट्स से की थी। ए ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है कि इलियट फॉलोड अ लीड ऑफ आर्थर सिमोंस द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर 1899। He read the French symbolist. One French symbolist was the favorite. What is his name? बोला गया है कि टीएस इलियट ने एक आर्थर सिमोंस की द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर का अनुभव किया। ये क्या है? आर्थर सिमोंस लेखक का नाम है, द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर उनकी रचना का नाम है। ठीक है, वर्क का नाम है। उसका अनुसरण किया और फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों को पढ़ा। उनमें से उनका प्रिय कवि कौन सा था? तो इलियट का सबसे प्रिय कवि था जूल्स लफेर्गु। उनके सबसे अधिक पसंद थे इलियट को जूल्स लफेर्गु। ठीक है, उनकी शैली और विचारों का इलियट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जूल्स लफेर्गु, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 नंबर पे बोला गया है इलियट वाज अवार्डेड अ शेल्डन ट्रैवलिंग फेलोशिप इन 1914 1914। ही प्लान टू ट्रैवल ऑन द कॉन्टिनेंट देन टू टेक अप रेजिडेंस एट मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड टू राइट हिज थीसिस। ही वाज राइटिंग हिज थीसिस ऑन। बोला गया 1914 में इलियट को शेल्डन ट्रैवलिंग फेलोशिप मिला था। तो शेल्डन ट्रैवलिंग फेलोशिप टीएस इलियट को कब मिला? 1914 में। उन्होंने इसके बाद यूरोप यात्रा की योजना बनाई और ऑक्सफोर्ड के मर्टन कॉलेज में रहकर अपनी थीसिस लिखने का निर्णय किया। ऑक्सफोर्ड के मर्टन कॉलेज, MERTON, मर्टन कॉलेज में रहकर के अपनी थीसिस को लिखने का इन्होंने डिसाइड किया। वह अपनी थीसिस किस विषय पर लिख रहे थे? क्वेश्चन ये है। तो ये अपनी थीसिस जो है वो FH ब्रैडली पर लिख रहे थे। किस विषय पर लिख रहे थे? टीएस इलियट की थीसिस एक दार्शनिक थे जिनका नाम था FH ब्रैडली, उन पर थी। ये उनके दार्शनिक सोच को दर्शाती है। ठीक है, अगला 96 नंबर पे अगर हम बात करें, देखो क्या है। बोला गया है सबसे पहले 96 पे कि ही वेंट टू मारबर्ग जर्मनी फॉर अ समर प्रोग्राम इन फिलॉसफी बट लेफ्ट आफ्टर 2 weeks बिकॉज वार वाज इमिनेंट। व्हेन डिड ही गो टू मारबर्ग? देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो टीएस इलियट थे, टीएस इलियट उनकी बात हो रही है। तो मारबर्ग एक शहर है जहां ये पढ़ने के लिए गए थे, जर्मनी में है ये स्थित, और 1914 में गए थे। खैर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन समझो क्या कहा गया है। वह दर्शन यानी कि फिलॉसफी के एक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के लिए मारबर्ग जर्मनी गया। कौन? टीएस इलियट। लेकिन युद्ध की संभावना के कारण 2 सप्ताह बाद ही वहां से चला आया। वह मारबर्ग कब गया था? तो इलियट 1914 में गए थे। कहां, कब गए थे? 1914 में। ये मार्बर्ग एक शहर का नाम है और यहाँ ये किस लिए गए थे? पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन उसी समय जब ये 1914 में, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और इसीलिए उन्हें वहां से जल्दी लौटना पड़ा। तो जुलाई 1914, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जुलाई 1914?
बिल्कुल बी ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि हु इंट्रोड्यूस इलियट, इलियट को किसने इंट्रोड्यूस किया टू एजरा पाउंड से, हु बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। बोला गया है किसने इलियट का परिचय एजरा पाउंड से कराया जो उसके जीवन में सबसे प्रभावशाली साहित्यिक व्यक्ति बने। तो कॉनराड थे, कॉनराड एकिन, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये इलियट के मित्र थे, इन्होंने इलियट को एजरा पाउंड से मिलवाया और जिसने उनकी साहित्यिक दशा ही बदल दी, कॉनराड एकिन। तो इलियट का परिचय एजरा पाउंड से कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कॉनराड, याद बनाए रखना, ठीक है, एकिन भूल जाओ तो भूल जाना। 98 नंबर पे क्या बोला गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोएट्री। एजरा पाउंड का एक वर्क, सॉरी ये पूरा ही नाम है, एजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोएट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक स्वयं इलियट ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने एजरा पाउंड की काव्य शैली का विश्लेषण किया था। तो इसके लेखक कौन है, टीएस इलियट। तो पूरी पुस्तक का नाम है एजरा पाउंड, नाम लिखा होने से एजरा पाउंड कभी मत समझ लेना, उनके ऊपर लिखी हुई ये पुस्तक है और पुस्तक का नाम है एजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोएट्री, ठीक है, टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई है। 99 नंबर पे देखो, 99 नंबर पे बोला गया है इलियट्स फर्स्ट वाइफ वाज विवन, ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर इन 1932, शी सफर्ड फ्रॉम। बोला गया है इलियट की पहली पत्नी विवन थी, विवियन थी। बहुत देर हो गया बोलते बोलते, एक्चुअली क्या होता है स्कूल में भी 6-7 घंटे पढ़ानी पड़ती है, तो वहां पर भी बोलना पड़ता है और बच्चे शोर करते हैं तो चीख के पढ़ाना पड़ता है मुझे, तो गला एकदम बैठ जाता है। फिर यहाँ आते ही फिर से रिकॉर्डिंग करने बैठ जाता हूँ क्योंकि पीजीटी का सिलेबस अभी बहुत बचा है मुझे पढ़ाने के लिए और मैं सोचता हूँ कि 9 तारीख तक पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दूं पीजीटी का, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। बोला गया है इलियट की पहली पत्नी कौन थी, विवियन थी। 1932 में उनका उनसे अलगाव हो गया या अलग हो गए। वह किस बीमारी से पीड़ित थी आपको ये बताना है। तो मेल्टन इलनेस थी उनके अंदर, ठीक है, मानसिक बीमारी थी, मेंटल इलनेस से ग्रसित थी विवियन हेबुड। ये इलियट की वैवाहिक जीवन के तनाव का प्रमुख कारण भी बना था, ध्यान बनाए रखना। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर पे बोला गया ऑन जनवरी 10th 1957 इलियट मैरिड विवियन फ्लेचर, सी वर्कड फॉर हिम फॉर 8 years, वेयर डिड सी वर्क। बोला गया है 10 जनवरी 1957 को इलियट ने ब्लैरी फ्लेचर से, ब्लैरी फ्लेचर से विवाह किया। वह 8 वर्षों तक उनके लिए काम करती रही। वह कहां काम करती थी, तो फेवर में काम करती थी, फेवर एंड फेवर, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन, ब्लैरी फ्लेचर, और उसी से इन्होंने शादी कर ली थी 10 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 101 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है दिस प्ले इज अबाउट द सिन ऑफ पेरेंट्स एंड एक्सपाई, क्या लिखा है, एक्सपायशन ऑफ देयर सक्सेसर्स, नेम द प्ले। बोला गया है कि ये नाटक माता पिता के पाप और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रायश्चित, एक एक्सपाइशन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, EXPIA, एक्सपाइशन, TION, यानी कि उनके प्रायश्चित के विषय पर आधारित है, ठीक है। उस नाटक का नाम बताना, तो फैमिली रीयूनियन है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक्चुअली दिखाया जाता है इस नाटक में जो माता पिता के पाप होते हैं और इसके बाद उनके जो सक्सेसर होते हैं उत्तराधिकारी द्वारा प्रायश्चित किया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो फैमिली रियूनियन है वो इसी विषय पर आधारित है, जिसमें परिवार के पुराने पाप और उनके प्रभावों को दिखाया गया है। एक गिल्ट और रिडप्शन पर लिखा गया इनका नाटक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 102 नंबर का क्वेश्चन है विच प्ले डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। कौन सा नाटक पति पत्नी की आपसी समझ यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न से संबंधित है। कॉकटेल पार्टी। कौन सा है, कॉकटेल पार्टी जो होती है इसमें पति पत्नी के संबंध, दूरी और समझ की समस्या को दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 103 नंबर की अगर हम बात करें, बोला गया है कि विच प्ले डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ फाइनेंशियर सर क्लाउड हु ट्राई टू फैब्रिकेट एन अरेंजमेंट टू सेड्यूस हिज चाइल्डलेस वाइफ
लेडी एलिजाबेथ टू अडॉप्ट कॉल बाई एन इलेजिटिमेट सन ऑफ हिम। कौन सा नाटक एक ऐसे फाइनेंसियर सर क्लाउडी की कहानी से संबंधित है। फाइनेंसियर क्या मतलब होता है, जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता हो, ठीक है, वित्तीय व्यक्ति कहते हैं। तो उनका नाम था सर क्लाउडी, उनकी कहानी से संबंधित है, जो अपनी निसंतान पत्नी लेडी एलिजाबेथ को अपने अवैध पुत्र कॉल्बी को गोद लेने के लिए एक योजना बनाता है। तो ये कहानी कॉन्फिडेंशियल क्लर्क की है, जिसमें पहचान, संबंध और नैतिकता के मुद्दे को उठाया जाता है। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, 104 नंबर पे क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। Which play tells the story of the newly retired Lord Clapton who encounters two characters of his past? कौन सा नाटक न्यूली रिटायर्ड यानी कि अभी अभी नया नया सेवानिवृत्त हुआ है अपनी नौकरी से, और उनका नाम है लॉर्ड क्लेवर्टन। क्लेवर्टन की कहानी, लॉर्ड क्लेवर्टन की कहानी बताता है, जो अपने अतीत के दो व्यक्तियों से मिलता है। तो द एल्डर स्टेट्समैन में दिखाया गया है। एल्डर स्टेट्समैन यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये जो द एल्डर स्टेट्समैन होता है, इसमें लॉर्ड क्लेवर्टन अपने अतीत के लोगों से मिलता है, जो अपने जीवन का सामना करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला 105 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। 105 नंबर पे द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि 1933 में आया है। आफ्टर स्टेंज गॉड्स 1934, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1940 आर द वर्क्स ऑफ। बोला गया है द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, आफ्टर स्टेंज गॉड्स, नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी क्रिटिकल रचनाएं हैं टी.एस. इलियट की। ध्यान बनाए रखना, किसकी हैं? क्रिटिकल रचनाएं हैं, क्रिटिकल वर्क हैं, टी.एस. इलियट की हैं, और इनमें उन्होंने साहित्य, धर्म और संस्कृति पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है इन सभी रचनाओं में। तो किसकी है? डी ऑप्शन हो जाएगा, टी.एस. इलियट की है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला 106 नंबर पे क्या बोला गया है? 106 नंबर पे बोला गया है कि ऑल दो लोगोज इज कॉमन टू ऑल, मोस्ट पीपल लिव्स एज इफ दे हैड अ विजडम ऑफ देयर ओन, the way upward and the way downward are the same. Hilaric हेराल्टस, अब पढ़ लियो यार, अपने आप पढ़ लेना इस शब्द को। ठीक है, टी.एस. इलियट यूज द एक्सर्ट एज एपिग्राफ फॉर वन ऑफ हिज पोएम्स, नेम द पोएम। और एक चीज और है, आप हमारे प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, सुधारने का प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं तो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उस पर इसका इफेक्ट बना रहेगा। तो कभी कभी कुछ शब्द जो हैं गलत प्रोनाउंसिएट हो भी जाए तो उस पर उसको नजरअंदाज करना आप लोग, और जो शब्दों का मीनिंग हमने भावार्थ समझाया है उस पर जाने की कोशिश करना कि मैंने आखिर समझाया क्या है। क्योंकि आप सब लोग विद्वान होते हो, जब टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो तो सभी टीचर्स ही हैं, सभी विद्वान हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको समझ आना चाहिए वो चीज। तो अगर कोई चीज, किसी शब्द का गलत प्रोनाउंसिएशन होता है तो आप उसको अपने सही तरीके से समझ लीजिएगा। फिलहाल मेरा प्रयास रहता है कि हम चीजों को सही तरीके से बताएं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं इंग्लिश में, ऐसा लगता है जैसे जुबान को लकवा मारने को दौड़ रहे हो। ठीक है, इतने टफ आ जाते हैं, बोलने में नहीं आते। तो इसमें बोला क्या गया, हालांकि लोगोज सभी के लिए समान है, फिर भी अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अपनी अलग बुद्धि हो। ऊपर जाने नीचे जाने का मार्ग एक ही है। ठीक है, ऊपर जाने और नीचे आने का मार्ग एक ही है। एलियट ने इस अंश का प्रयोग अपनी किस कविता के एपिग्राफ का मतलब होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन के रूप में किया है? तो ये 4 क्वार्टेट्स में किया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 4 क्वार्टेट्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक दार्शनिक विचार है इलियट का, कविता जो 4 क्वार्टेट्स है उसमें एपिग्राफ के रूप में आता है, जिसमें समय, जीवन और अस्तित्व के चक्र के बारे में बताते हैं वो। ठीक है, 107 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। 107 नंबर पे बोला गया है हेलन गार्डनर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हेलन गार्डनर, मॉरिस बेट्ज, एफओ मैथेसन, ह्यू कैनर, डेनिस
डोनेगी, डोनाल्ड जे चाइल्ड्स, डेविड मोडी आर द नेम्स ऑफ सम क्रिटिक्स हु वर्कड एज। अब जरा पहले समझ लो कि आखिर ये है क्या, अच्छे से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो किस किस की बात कर ली है यहां पर। सबसे पहला नाम है हेलन गार्डनर का, दूसरा नाम है मारिस वाइट्स का, तीसरा नाम है एफो मैथियसन या मिथियसन भी बोलते हैं, ह्यू कैनर, और पांचवा नाम है डेनिस डोनांग्यू, डोनांग्यू भी बोला जाता है, ठीक है, डोनाल्ड जे चाइल्ड्स, और सातवां नाम है डेविड मूडी। तो देखो ये कुछ नाम दे रखे हैं आपको, ये कुछ नाम फिर से कहो तो रिपीट कर दें। हेलन गार्डनर, मारिस बाइट्स, एपो मैथियसन, ह्यू कैनर, डेनिस डोनांग्यू, डोनांग्यू, और डोनाल्ड जे चाइल्ड्स, डेविड मूडी। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप बोलने के लिए कैनर बोल सकते हो, डोनांग्यू बोल सकते हो, मूडी ये करके याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लेना। ये सभी नाम जो हैं, बोला गया आर द नेम ऑफ सम क्रिटिक्स हु वर्कड ऑन द वर्क्स ऑफ, किसके वर्क्स पर इन्होंने काम किया है, तो टीएस इलियट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये सभी क्रिटिक हैं, ये सभी आलोचकों के नाम हैं, और किनकी रचनाओं पर काम करने के लिए इन सभी आलोचकों को जाना जाता है, तो टीएस इलियट की रचनाओं पर काम करने के लिए इन सभी आलोचकों को जाना जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम और अगर अच्छे से बताएं तो ये सभी प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक हैं जिन्होंने टीएस इलियट की कविताओं, नाटकों, आलोचनात्मक लेखों का जो बहुत सारे आलोचनात्मक लेख लिखे थे टीएस इलियट ने, तो उनका अध्ययन किया, और इनका काम इलियट की जटिल काव्य शैली और विचारों को समझाने में महत्वपूर्ण है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि हु रोड पोएट्री एंड प्लेज अ स्टडी इन सोर्स एंड मीनिंग ऑफ इलियट। पोएट्री एंड प्लेज अ स्टडी इन सोर्स एंड मीनिंग ऑन इलियट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ग्रोवर स्मिथ ने इलियट की रचनाओं यानी कि के सोर्सेस और उनके अर्थ मीनिंग की गहराई से अध्ययन किया, और यह पुस्तक इलियट के अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ग्रोवर स्मिथ ने इलियड के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पोएट्री एंड प्लेज अ स्टडी इन सोर्स एंड मीनिंग ऑन इलियड। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रोवर स्मिथ। 109 नंबर पे देखो क्या है, हु रोट टीएस इलियड द डिजाइन ऑफ हिज पोएट्री। बोला गया टीएस इलियड द डिजाइन ऑफ हिज पोएट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई, एलिजाबेथ ड्रू के द्वारा लिखी गई। एलिजाबेथ ड्रू ने इलियड की कविता की संरचना यानी कि जो इलियड की कविताओं की जो डिजाइन होती है, उनकी जो शैली होती है, उनका विश्लेषण किया, और ये पुस्तक इलियड की काव्य तकनीक को समझने में मदद करती है। किसकी, कौन सी पुस्तक, टीएस इलियड द डिजाइन ऑफ हिज पोएट्री, जो कि एलिजाबेथ ड्रू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 110 नंबर पे है हुज वर्क इज अ, एक वर्क दिया है जिसका नाम है हेजेलियन रीडिंग ऑफ टीएस इलियट्स नेगेटिविटी। ये जो कृति है, ये जो वर्क है, वो किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई, तो ब्रियन ग्लेसर। किसने, ब्रियन ग्लेसर। कहां है, ग्लेसर ब्रियन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ब्रियन ग्लेसर ने इलियड की रचनाओं को हेगल के दर्शन के आधार पर समझाने का प्रयास किया है अपनी इस वर्ग में, हेगेलियन रीडिंग ऑफ टीएस इलियट्स नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी क्या होती है, नकारात्मकता होती है, तो ग्लेसर ब्रियन जो है वो सही उत्तर होगा डी। 111 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हुज वर्क इज टीएस इलियट एंड द पोएम इटसेल्फ। बोला गया है कि टीएस इलियट एंड द पोएम इटसेल्फ, ये जो नामक कृति है वो किसकी है, यानी कि ये वर्क किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, तो डेनिस, कौन है, डेनिस डोनो, सी ऑप्शन हो जाएगा डेनिस डोनो। डेनिस डोनो एक प्रसिद्ध आलोचक थे, उन्होंने इलियड की कविताओं को उनके अपने स्वरूप यानी कि जो पोइम अपने आप में जैसी होती है उसी आधार पर समझाया डेनिस डोनो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 112 नंबर पे, हु रोट अ क्रेविंग ऑफ रियलिटी टीएस इलियड टुडे। एक फिर से वर्क का नाम है
क्रेविंग ऑफ रियलिटी टीएस इलियट टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा है रोजर किम्बाल ने। किसने? रोजर किम्बाल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक समय की इसमें जो रेलेवेंस है उस पर चर्चा की गई है रोजर किम्बाल के द्वारा इस वर्क में। अगला क्वेश्चन क्या है 113 नंबर पे, हुज वर्क इज मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट। बोला गया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड और टीएस इलियट नामक कृति किसकी है? ये वर्क का नाम है, नहीं तो राइटर नेम समझ लो। मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट ये एक किताब का नाम है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई आपको ये बताना है, एडम क्रिसेज। सी ऑप्शन हो जाएगा, एडम क्रिसेज। अब 114 नंबर पे देखो, ये थोड़ा बड़ा है, दो बार में हम इसको समझाते हैं आपको अच्छे से। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट at writing a verse drama. He could not complete it. He published separately two pieces of what he had written, fragment of a prologue 1926 and fragment of an agon 1927। पहले इतना समझ लो, ठीक है। इलियट का यह पहला प्रयास था एक काव्य नाटक यानी कि वर्स ड्रामा लिखने का। इन्होंने कभी इससे पहले कोई वर्स ड्रामा नहीं लिखा था, वह इसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने इसके दो भाग अलग अलग प्रकाशित किए। एक भाग का नाम था फ्रेगमेंट ऑफ अ प्रोलॉग 1926 और इस वर्स ड्रामा के दूसरे भाग का नाम था फ्रेगमेंट ऑफ एन एगन, जो कि 1927 में। बाद में इन दोनों को मिलाकर के स्वीनी एगोनिस्ट फ्रेगमेंट ऑफ एन एरिस्टोफिक मेलोड्रामा के रूप में प्रकाशित किया गया। ये काव्य नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ ये बताना है। बाद में इन दोनों पार्ट्स को क्या करा गया, मिला दिया गया और मिला करके इसको नाम दे दिया गया स्वीनी एगोनिस्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ एन एरिस्टोफेनिक मेलोड्रामा, ये नाम दे दिया गया। दोनों को मिला करके बना हुआ ये वर्क है। ये कौन से साल पब्लिश हुआ ये प्ले? ये वर्स प्ले है, वर्स ड्रामा है। ये किस साल पब्लिश हुआ आपको ये बताने तो 1932 में। बातें समझ में आ गई? यानी कि ये इलियट का अधूरा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयोग था काव्य नाटक में। बाद में इसे 1932 में एक साथ प्रकाशित कराया गया था, ठीक है। अब 115 नंबर पे देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जरा समझो। एमी लॉबेल calls it a piece of tripe for I.A. Richards. It is music of ideas. For William Carlos Williams, it is the great catastrophe of our letters. For Louis Untermeyer, it is anything but a set of separate poems, a piece of literary carpentry, a scholarly junior's work. अच्छा, पहले इतना समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। जो एमी लॉबेल है, एमी लॉबेल इसे बेकार रचना कहती हैं। आई.ए. रिचार्ड्स इसे विचारों की संगति कहते हैं। विलियम कार्लोस विलियम्स इसे हमारे साहित्य के लिए एक बड़ी संपत्ति कहते हैं। अगला लुइस, एक नाम और दे रखा है लुइस अंटरमेयर के अनुसार ये अलग अलग कविताओं का समूह नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो इतना बोला गया है लुइस अंटरमेयर के अनुसार ये अलग अलग कविताओं का समूह नहीं बल्कि एक विद्वतापूर्ण जोड़ तोड़ कार्पेंट्री है, सूखी संस्कृति का अवशेष है, बचा खुचा है। इसे अत्यधिक विद्वता का दिखावा है, इसमें बहुत ज्यादा दिखावा किया गया है कि हाँ विद्वता दिखाई गई है। कहा गया है ये रचना कौन सी है तो वेस्टलैंड की बात करते हैं। ये सभी अलग अलग आलोचनाएं वेस्टलैंड के बारे में है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। वेस्टलैंड के बारे में एमी लॉबेल बेकार रचना बोलती हैं, आई.ए. रिचार्ड्स विचारों की संगति बोलते हैं, ठीक है। विलियम कार्लोस इसको क्या बोलते हैं, हमारे साहित्य के लिए एक बड़ी विपत्ति कहते हैं। लुइस अंटरमेयर के अनुसार अलग अलग कविताओं का समूह नहीं बल्कि एक विद्वतापूर्ण जोड़ तोड़ कार्पेंट्री है, सूखी संस्कृति का अवशेष है, अत्यधिक विद्वता का दिखावा है। ये सब किसके द्वारा बोला गया है, लुइस अंटरमेयर के द्वारा। तो सभी लेखकों ने आलोचना की है किसके, इलियट के वेस्टलैंड की, है ना। अलग अलग आलोचनाएं हैं वेस्टलैंड के बारे में। ये कविता बहुत जटिल है इसलिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की जबकि कुछ ने इसकी प्रशंसा भी की, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहीं से इसे आधुनिक साहित्य की महारचना बनाता है, ठीक है। यानी कि प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलती हैं वेस्टलैंड के लिए। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब 116 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 116 नंबर पे क्या बोला गया है,
116 नंबर पे बोला गया है कि हेलन गार्डनर ने इलियड की एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का आपको नाम बताना है। हेलन गार्डनर रोट अ बुक ऑन इलियड, नेम दी बुक। इलियड के ऊपर हेलन गार्डनर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आर्ट ऑफ टीएस इलियड, द आर्ट ऑफ टीएस इलियड। इनकी प्रमुख आलोचक हेलन गार्डनर जो है वो टीएस इलियड की बहुत प्रमुख आलोचक थी। उन्होंने इलियड की कविता और शैली पर गहराई से काम किया और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी दी आर्ट ऑफ टीएस इलियट, हेलन गार्डनर की। ठीक है। 117 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया विच पोइट्स एपिग्राफ रीड्स द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। आई एम बिगिनिंग, सॉरी, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, फ्रॉम फोर क्वाड्रेट्स ईस्ट कॉकर। बोला गया है कि किस कवि की समाधि पर यह लिखा है? द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ लिविंग, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, फोर क्वाड्रेट्स ईस्ट कॉकर से। ये पंक्तियां इलियड की फोर क्वाड्रेट्स से ली गई हैं, ईस्ट कॉकर, और समाधि पर अंकित हैं। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाती हैं कि मेरी शुरुआत में ही मेरा अंत है और मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है, टीएस इलियड की। तो हम किस पर जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज अपॉन द टेबल, द अबव लाइन्स हैव बीन रिटन इन वर्स, फ्री वर्स, दे आर फ्रॉम। तो ये जो फ्री वर्स में लिखी गई हैं, एक किस वर्क से ली गई? तो टीएस इलियड का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुपरा की शुरुआती लाइनें हैं। ठीक है, ये आधुनिक जीवन की निरस्ता की, उसकी बहुत नीरसता, दुख या मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है इन लाइनों में। ठीक है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? 119 में बोला गया स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है हेलमेट्स। देखो क्या देर तक पढ़ाने का ये साइड इफेक्ट होता है। हैमलेट को पढ़ रहे हैं, हेलमेट। Hamlet's emotion is not adequately objectified, reveals T.S. Eliot's assertion। तो बोला गया है कि एक कथन हैमलेट की भावना को उचित रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। नॉट एडिक्वेटली ऑब्जेक्टिफाइड इलियट के किस विचार को दर्शाता है? तो इलियट ने कहा कि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी है। ये तो बोला था, ऑब्जेक्टिव आर्टिस्टिक फेलियर बोला था। ठीक है, कलात्मक असफलता कहा था टीएस इलियट ने हैमलेट को। ठीक है, तो कहां पे जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे। शेक्सपियर्स हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। 120 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एसके अरोड़ा वाली बुक में एक तो लैंग्वेज टफ होती है और दूसरा क्वेश्चन बड़े 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 होते हैं। द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। दिस इज द लास्ट टेम्पटेशन बट इट वाज treason as it is only self-serving. This temptation appears in। बोला गया है इन लाइनों में कि ये अंतिम प्रलोभन सबसे ज्यादा विश्वासघात है। लास्ट वाला जो लालच है वो सबसे ज्यादा विश्वासघात है, क्योंकि यह केवल स्वार्थ के लिए किया गया है। ये प्रलोभन किस रचना में आता है? तो मर्डर इन द कैथेड्रल में ये लाइनें आती हैं। थॉमस बकेट के अंतिम प्रलोभन पे ये दिया जाता है, यानी कि सही काम गलत उद्देश्य से करना, सही काम को गलत उद्देश्य से करना। टीएस इलियट का मर्डर इन कैथेड्रल। लेकिन आप जब तक इस बुक को नहीं पढ़ोगे तब तक पीजीटी में मुझे नहीं लगता है आप सफल हो पाओगे। बहुत रामबाण की तरह काम करती है ये बुक। माइकल एंजेलो इज अ पेंटर मेंशन्ड बाय इलियट इन। बोला गया माइकल एंजेलो नामक चित्रकार का उल्लेख टीएस इलियट ने किस कविता में किया है? तो माइकल एंजेलो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में आता है। लाइनें कुछ इस तरीके से हैं, मुझे अभी भी याद है। इन द रूम ऑफ वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, है ना। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की बहुत फेमस लाइनें हैं। अगला 122 नंबर की अगर हम बात करें, हु रोट द पोएम विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी नामक कविता किसने लिखी है? ये टीएस इलियट ने लिखी है। और इसमें, इस कविता में टीएस इलियट ने मृत्यु और अमरता पर विचार प्रकट किया है। टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। 123 नंबर का क्वेश्चन है,
Iliad's lines was much praised by death and saw the skull beneath the skin refers to a dramatist. Whispers of Immortality के बाद इलियड की एक पंक्ति है, was much possessed by death and saw the skull beneath the skin. एक नाटककार ड्रामाटिस्ट की ओर संकेत करती है। वह नाटककार कौन है? तो जॉन वेबस्टर के लिए हैं, जो अपने अंधकारमय और मृत्यु प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे, जॉन वेबस्टर। ठीक है, तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? जॉन वेबस्टर, सी। अगला 124 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 124 नंबर पे बोला गया है, इलियड्स लाइन हु इज एंग्यूस इन द मारो द एगो ऑफ द स्केलेटन रेफर टू अ पोइट, दिस पोइट इज, तो जॉन डन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इन पंक्तियों में एक्चुअली हुआ क्या है, जॉन डन के लिए जो गहरी भावनाओं और अत्यधिक पीड़ा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला मैच करना है 125 नंबर पे, सरल सा क्वेश्चन आ गया अब बहुत देर बाद। ठीक है, ये आपको मैच करना है। वांट नॉर्टन जो है वो 1936 में आई है, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट कॉकर 1940 में, ड्राई सैल्वेजेस 1941 में, लिटिल गिडिंग 1942 में, सभी करेक्ट हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। इसके बाद 126 नंबर पे देखो, द पब सीन इज अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश, दिस सीन अपीयर्स इन। बोला गया है कि पब का मतलब होता है पब में जाते हैं, पब मतलब मदिरालय, तो मदिरालय का दृश्य जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश से अलग है। इस दृश्य, ये जो दृश्य है वो किस रचना में आता है? तो बेसलैंड का अ गेम ऑफ चेस भाग में पब सीन आता है, जिसको बोलचाल की भाषा में कोलोकियल लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है, पब। ठीक है, बेसलैंड में आता है और अ गेम ऑफ चेस में। ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बोला गया है, द टाइपिस्ट मैडम से सॉस्ट्रेस, और कौन है? द यंग मैन का कार्बोकुलर, ये सभी पात्र इलियड के किस कविता में आते हैं? तो मैडम से सॉस्ट्रेस, टाइपिस्ट, यंग मैन, कार्बोकुलर, ये सभी बेसलैंड में आते हैं। आधुनिक समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है जिसमें। ठीक है, बेसलैंड, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 128 नंबर पे देखो क्या है। 128 नंबर पे बोला गया है कि स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है। इज द लाइन फ्रॉम स्पेंसर्स प्रोथालेमियन, ये स्पेंसर की कविता जो प्रोथालेमियन है उससे ली गई है। इलियट हैज यूज्ड दिस लाइन, इलियट ने इस पंक्ति को अपनी कविता में लिया है। नेम द पोएम, उस कविता का आपको नाम बताना है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, यह पंक्ति स्पेंसर की प्रोथालेमियन से ली गई है। इलियट ने इस पंक्ति का प्रयोग अपनी किस कविता में किया? तो दी बेस्टलैंड में किया है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। 29 नंबर पे देखो, 129 नंबर पे क्या बोला गया है। 129 नंबर पे बोला गया है, सेंट मैग्नस मार्ट, सेंट मैरी बूलनॉथ एंड लोअर थेम्स स्ट्रीट, ये सभी स्थानों के नाम हैं। एपियर्स इन इलियड्स, इलियड की किस रचना में आते हैं? तो सेंट मैग्नस मार्ट, सेंट मैरी बूलनॉथ, लोअर थेम्स स्ट्रीट, ये स्थान इलियड की किस रचना में आते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बेसलैंड में आते हैं। ठीक है, बेसलैंड में। 130 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच फ्रेज डिड इलियड यूज द मेटाफिजिकल पोइट्स, बोला गया है कि कौन सी फ्रेज, विच फ्रेज का मतलब होता है कौन सा वाक्यांश, डिड इलियड यूज, इलियड ने यूज किया इन द मेटाफिजिकल पोइट, अपने निबंध द मेटाफिजिकल पोइट्स में। तो इलियड ने अपने निबंध मेटाफिजिकल पोइट में किस वाक्यांश का प्रयोग किया? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज किया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 131 नंबर पे बोला गया है, इलियड रेफर्स टू हैमलेट, कोरियोलेनस एंड टेम्पेस्ट, इलियड इन तीन नाटकों का उल्लेख करते हैं इन वन ऑफ हिज पोएम, अपनी किसी कविता में। दिस पोएम इज, वह कविता कौन सी है? यानी कि इलियड ने हैमलेट, कोरियोलेनस और टेम्पेस्ट का उल्लेख अपनी किस कविता में किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दी बेसलैंड में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर पे, which term is used by Eliot in Hamlet and his problem,
बोला गया है कि कौन सा शब्द इज यूज्ड बाय इलियट, इलियट द्वारा प्रयोग किया गया है इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, अपने निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। तो इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम निबंध में किस शब्द का उपयोग किया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, बी ऑप्शन। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि इलियट डाइड ऑफ, इलियट की मृत्यु किससे हुई है? तो या किस कारण से हुई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इम्फ्रोजीमा, इम्फाइजीमा, इम्फेजीमा, इम्फेजीमा, इम्फेजीमा। अगला 134 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया इन माई बिगनिंग इज माई एंड, हुज लाइन इज दिस? ए लाइन किसकी है? टीएस इलियट की है, ध्यान बनाए रखना। बोला गया है इन माई बिगनिंग इज माई एंड, यानी कि ये पंक्ति किसकी है? तो टीएस इलियट की, मेरे शुरुआत में ही मेरा अंत है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है इलियट टेक्स एपिग्राफ फ्रॉम दांतोज इन्फर्नो फॉर। बोला गया है कि इलियट टेक्स एपिग्राफ, इलियट ने एक प्रारंभिक एपिग्राम लिया है। एपिग्राम का मतलब होता है उद्धरण। ठीक है, फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो, दांते की इन्फर्नो से, फॉर यानी कि किस रचना के लिए लिया है? तो इलियट ने दांते की इन्फर्नो से एपिग्राफ यानी कि प्रस्तावना ली है, वो किस रचना के लिए ली है? तो बी ऑप्शन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, दांते की इन्फर्नो से इसकी प्रस्तावना ली गई है। 36 नंबर का क्वेश्चन, द पोएम जेरोनसन ओपन्स विद एन एपिग्राफ। ये जो पोएम जेरोनसन है, कविता की शुरुआत होती है। ठीक है, द पोएम जेरोनसन ओपन्स, कविता जो जेरोनसन है इसकी शुरुआत होती है विद एन एपिग्राफ, एक एपिग्राफ से। और कौन सा? दाउ हैस्ट नॉर यूथ नॉर एज, टेकन फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस नाटक से ली गई है? तो जॉनसन कविता की शुरुआत दाउ हैस्ट नॉर यूथ नॉर एज, इस लाइन से होती है, जो शेक्सपियर के किस नाटक से ली गई है? तो कौन से नाटक से ये लाइन ली गई है? मेजर फॉर मेजर से ली गई है। अगला 137, हाउ मैनी लाइन्स आर इन द बेसलैंड, बेसलैंड में टोटल कितनी लाइनें, हाउ मैनी लाइन्स कितनी पंक्तियां हैं आर इन द बेसलैंड, बेसलैंड में? तो बेसलैंड में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 434, और कहीं कहीं 433 भी लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 434 डी ऑप्शन, कहीं कहीं 433 भी होंगे। अगला, हाउ मैनी एसेज आर इन इलियड्स द सैक्रेड वुड। बोला गया है कि हाउ मैनी एसेज, कितने निबंध आर इन इलियड्स द सैक्रेड वुड, इलियड की पुस्तक है द सैक्रेड वुड, इलियड की एक पुस्तक है द सैक्रेड वुड, उसमें टोटल कितने निबंध हैं? तो 20 निबंध का संग्रह है, ये 20 निबंध हैं इसमें। ठीक है, द सैक्रेड वुड में। 139 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया टीएस इलियट इज द मॉडर्न इंग्लिश पोइट हु वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, टीएस इलियट इज द मॉडर्न इंग्लिश पोइट, यानी कि एक आधुनिक अंग्रेजी कवि हैं, हु वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, यानी कि टीएस इलियट एक आधुनिक अंग्रेजी कवि हैं जो किस दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हैं? तो हिंदू फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला थोड़ा लंबा है, प्यार से पढ़ते हैं इसको। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 essays published in 1920, tradition and individual talent, which was originally published in two parts. The Egoist is a part of this collection. It has the essay Philip Messenger, which contains the misquoted line, immature poet imitate, mature poet steal. Name the collection of the essays. पहले समझो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 एसेज, मतलब ये 20 निबंधों का एक संग्रह है। पब्लिश्ड इन 1920, 1920 में प्रकाशित हुआ। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसका एक प्रसिद्ध निबंध है इस कलेक्शन का। पब्लिश्ड इन 2 पार्ट, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इट हैज द एसे, इसमें एक एसे है फिलिप मैसेंजर, इसमें एक और निबंध है। नेम दिस कलेक्शन, इस संग्रह का आपको नाम बताना है। यानी कि 1920 में प्रकाशित 20 निबंधों का संग्रह है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इसका हिस्सा है, जो पहले द इगोइस्ट के, इगोइस्ट में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसमें फिलिप मैसेंजर नामक निबंध भी है। इस निबंध संग्रह का नाम बताइए, तो आ सैक्रेड वुड हो जाएगा ए ऑप्शन। इलियड का सैक्रेड वुड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा खत्म हो गए, 140 ही हैं भाई आपके एस के अरोरा में। दम निकल गया एकदम भाई, बहुत लंबा है, कितने घंटे हो गए रिकॉर्ड करते करते, 2 घंटा 6 मिनट लगातार बोलते बोलते हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।